नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था एपीओ सप्लीमेंट्री जो हुई थी हमारी 5 मार्च को। उसका पार्ट 1 मैंने बनाया था और पार्ट 2 थोड़ा बाकी था, तो आज मैंने सोचा कि पार्ट 2 पे चर्चा की जाए। चर्चा करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बता दूं, जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मेरे खुद के विचार हैं, खुद के जो भी इंटरप्रिटेशन है, तो सिर्फ मेरे तक ही सीमित है ये। आप प्लीज सिर्फ डिस्कशन के तक ही इसको रखिए कि हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ऑफिशियल वे में इसको ना लें। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी कर्मचारी एस्टेब्लिशमेंट के मैटर में कोई भी पेपर बनाता है तो थोड़ी बहुत गलती की संभावना सभी से होगी, मेरे से भी होगी। तो पिछले मैंने 2 पेपर पे जो डिस्कशन किया था, एक रेगुलर का एपीओ का पेपर था और एक सप्लीमेंट्री। तो उसमें एक दो इश्यूज में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था, तो मैं सोचा था इसको थोड़ा सा पहले 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करके मैं बात करूं। मेरे को कुछ कई लोगों ने कमेंट्स किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था जो एपीओ रेगुलर का था। In no circumstances shall the resignation of a railway employee whose conduct is under investigation be accepted without the sanction of authority who is competent to dash with him her। तो मैंने जब बात बताई थी उस वक्त मैंने कोड किया था रेजिग्नेशन का। जो पैरा मैंने कोड किया था वो नीचे 5 नंबर का पैरा कोड किया था मैंने, ये वाला, जिसमें कहा था कि the resignation of a Group C and D railway servant may be accepted by the authority competent to fill up the post held by him, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर पैरा 2 में कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं पहले पैरा 2 पढ़ लेता हूँ। इन अ केस रेलवे सर्वेंट अगेंस्ट whom an inquiry or investigation is pending, whether he has been placed under suspension or not, submits his resignation, such resignation should not normally be accepted। मतलब किसी के खिलाफ अगर कोई सस्पेंशन हो, कोई कर्मचारी हो, या किसी के खिलाफ कुछ मामला पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी पेंडिंग, तो ऐसे मामले में नॉर्मली उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वेयर हाउएवर द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन इन सच केसेस इज कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई मामला है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के कनेक्शन में अगर ऐसा नेसेसरी लगता है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, तब बताया कि द सेम में भी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया जाता है with the prior approval of authority competent to dismiss the railway servant concerned provided one or more of the condition laid down below are fulfilled। तो रजिस्ट्रेशन जो है कंपिटेंट अथॉरिटी जो कि डिसमिस करने का पावर रखती है कर्मचारी को, फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर वो कर सकती है। तो इसमें जो हमारा आंसर था उस वक्त, इसमें डिसमिस लिखा हुआ था और मैंने उस वक्त नन ऑफ दीज बताया था। अभी भी मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि पेपर जिसने बनाया है मेरे ख्याल से इसी पैरे को देख के इन्होंने पेपर बनाया है, और इसके हिसाब से जो एग्जामिनर चाह रहा था कि आंसर डिसमिस होना चाहिए। लेकिन मेरा अभी भी व्यू है कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि स्टेब्लिशमेंट के अंदर वर्ड टू वर्ड पकड़ना गलत है। इसमें वर्ड हालांकि डिसमिस लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लास्ट टाइम मैंने बात बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी। यहाँ डिसमिस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी अलग एक वर्डिंग है 5 नंबर का पैरा। ये इसमें भी वही लिखा हुआ है कि द रेजिग्नेशन ऑफ ए ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट में बी एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी कंपनी। दो बातें होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। अब मैं जो बात करूंगा कि स्टेब्लिशमेंट में कोई भी रूल का एक स्पीड होती है, बेस क्या है। तो मैं बता दूं, कोई भी कर्मचारी का रेजिग्नेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी जो पोस्ट को फिल करने का पावर रखता है वो होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही अंडर डीआर रूल, आपको मालूम होगा, अब एसओपी देखेंगे, लास्ट में एक नोट में लिखा हुआ है कि जो 3 एनआईपीस है हमारी, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर की, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल, 3 एनआईपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं देते हैं। ये 3 एनआईपी सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही देता है। तो अब आप पूरा होल अगर समझना चाहें तो कोई भी कर्मचारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट देना है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है, या रिमूव डिसमिसेस या कंपल्सरी रिटायरमेंट करना है, ये सारे काम ले दे के अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कर सकता है। तो इसका सही जवाब
कई बार पेपर बनाने में थोड़ी सी गलतियां हो जाती है कि हम इतना डीप में स्टडी नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी हम पेपर, काफी सारे क्वेश्चन हमको बनाने हैं, पहले रेगुलर का बनाना है, सप्लीमेंट्री बनाना है, हालांकि लिटरली वर्डिंग वर्ड टू वर्ड जाए तो वहां पे डिसमिस लिखा है, लेकिन ओरल उसका सही आंसर मेरा मानना है कि कोई भी कर्मचारी को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का पावर, जो कि मैंने इनिशियल अपना पहला वीडियो में बताया था, अभी भी मेरा मानना यही है कि हालांकि इन्होंने पैरा 2 में जो बोला हुआ है कि डिसमिस जो कर सकता है वो लिटरली लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है, कई लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं, शेयर किया कि सर ये इसमें डिसमिस लिखा हुआ आपने ऐसा बताया, लेकिन मैं अभी भी इस बात को कर रहा हूँ, जो लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं कि उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा अभी भी व्यू है कि कोई भी रेजिग्नेशन का जो मामला आता है उसको अगर सही, अगर वर्ड टू वर्ड पकड़े तो ठीक है, इसमें डिसमिस करने वाला लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर इसमें ऑप्शन में ये, तो पहला ये डिसमिस भी इसमें सही होता है, और दूसरी एक बात उसमें रिमूव किया हुआ है, जो रिमूव करने के लिए सक्षम है। ये कॉमन बात है कि जो ऑफिसर, जो अथॉरिटी डिसमिस कर सकता है, सेम अथॉरिटी रिमूव भी कर सकता है। तो आप कैसे हम आंसर बोलेंगे डिसमिस कर सकता है, ठीक है, वहां लिखा नहीं डिसमिस, लेकिन जो अथॉरिटी डिसमिस कर सकता है वो रिमूव भी कर सकता है, और रिमूव डिसमिस वो कौन कर सकता है, जो अपेंडिंग अथॉरिटी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन, मेरा व्यू है कि इसमें दोनों आंसर सही है, डिसमिस और रिमूव कर सकता है, और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। तो बाकी आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालें, लेकिन मुझे इसमें कुछ कहना था कि एक्चुअल में रेजिग्नेशन हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट, इन सब मामले में सही आंसर जैसा मैंने बताया था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही होना चाहिए। बाकी जैसा आप करें, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। अब एक क्वेश्चन और था जिसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ रेलवे स्कूल टीचर एलएपी इज क्रेडिटेड इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ डैश डैश ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। तो मैंने कुछ पुराना सर्कुलर लगाया था, और मैंने हमेशा स्कूल टीचर के मामले में मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता, क्योंकि बार बार पॉलिसीज मैंने जब आईआरएम में पढ़े हैं, तो बार बार पॉलिसीज चेंज हो रही है, कभी हम कुछ दे रहे हैं टीचर्स को, कभी एलएपी दे रहे हैं, फिर एलएपी हम बंद कर देते हैं, फिर एचएलई भी दे रहे हैं, फिर एचएलई बंद कर देते हैं, वापस एलएपी देना चालू करते हैं। मतलब इतना होता था कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं था, क्योंकि स्कूल टीचर का डेली मेरे पास था भी नहीं। तो उसी हिसाब से मैं लास्ट टाइम बोला था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सर इसमें पॉलिसी जो है, लास्ट टाइम मैंने कुछ गलत बता दी थी। तो मैं बता दूं, रेलवे बोर्ड ने लास्ट जो पॉलिसी निकाली है वो 2019 में निकाली है, आरबी नंबर 64/2019। ठीक है, मुझे भेजा, उसको थैंक्स पहले तो। इसमें एक चीज लिखी है 525 में, पैरा को अमेंड किया, दोबारा एक बार फिर अमेंड किया उन्होंने। तो इसमें ये कहा है कि जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल में जो काम करते हैं, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वाटरमैन, जितने भी जो लोग हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल भी है, उनको 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 डेज ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ऑफ ईच कैलेंडर। तो यहाँ जो इसका आंसर, जो मैंने लास्ट टाइम शायद मैंने गलत बता दिया था, तो वो आप ठीक कर लें। तो इसमें 5 5 जो है आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन जो है सही था, लास्ट टाइम मैंने कुछ और बताया था, तो ये इसमें सही हो जाएगा। 5 नंबर का, ये किसी ने मुझे भेजा था, तो उस हिसाब से ये अभी की जानकारी के हिसाब से, जो लेटेस्ट सर्कुलर आया उसके हिसाब से सही है। तो अब ये हमारा जो पुराने 2 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था वो हो गया। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, जो हमने छोड़ा था वो है सप्लीमेंट्री पार्ट 2। क्वेश्चन आईडी है 10731। Those staff who have lost promotion on account of administrative error should also be promoted and assigned their correct seniority vis-a-vis their junior already promoted irrespective of the date of promotion। इसके बारे में मैं 1 मिनट बात करता हूं आपसे। तो क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आईडी 10731, इसमें कहा कि दोज स्टाफ हु हैव लॉस्ट प्रमोशन ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, मतलब कोई कर्मचारी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से प्रमोशन उनको नहीं मिला है, प्रमोशन खो चुके हैं। क्या क्या है, शुड बी, फिर कहा गया है कि शुड आल्सो बी प्रमोटेड एंड असाइन देयर करेक्ट सीनियरिटी vis-a-vis देयर जूनियर ऑलरेडी प्रमोटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ प्रमोशन, कि उनको भी जो प्रमोशन है जूनियर के हिसाब से इनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। फिर दूसरा बी में लिखा हुआ है द एनहांस पे मे बी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और द जूनियर एरियस ऑफ पे बी अलाउड। तो ये 2 बातें की हैं, ये मैं जरा बताता हूँ सात तरीके से। हमारे जो पैरा है एरोनेस प्रमोशन आईआरएम का, एक पैरा है 9228। तो एक तो मैं बताता हूँ, आईआरएम का जो पैरा 224 है वो रिफ्यूजल प्रमोशन के बारे में काफी बातें हमने पहले भी की है, और ये 228 है एरोनेस प्रमोशन, कोई गलत प्रमोशन के मामले में। तो इसमें कहा गया है
Sometimes, due to administrative error, staff are overlooked for promotion to higher grades could either be on account of wrong assignment of the relative seniority of the eligible staff or full fact not being placed before the competent authority at the time of ordering promotion or some other reason. Broadly, loss of seniority due to administrative error can be of two types. इसमें कहा गया है कि कई बार कर्मचारी जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर में किस तरह होता है, कई बार जो प्रमोशंस होते हैं हमारे को तो वो मैक्सिमम सीनियरिटी के बेस पे होते हैं। तो सीनियरिटी कई बार गलत हो जाती है तो उसकी वजह से जो है आपको बैठने नहीं दिया है तो वो गलती हो जाती है। और एक्चुअल में मेन दो तरह की गलती बताई इसमें कि वेयर द पर्सन हैज नॉट बीन प्रमोटेड एट ऑल बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर एंड दूसरा है वेयर प्रमोशन हैज बीन प्रमोटेड बट नॉट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही वुड हैव बीन प्रमोटेड बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। दो तरह की गलतियां क्या होगी, एक तो कर्मचारी जो है आपको रिप्रेजेंट करा सर मेरा तो सीनियरिटी में यहाँ नाम है, आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया है, यानी उसको प्रमोशन मिला ही नहीं। एक होता है एक आदमी को प्रमोशन मिला तो है, लेट मिला है, जब मिलना चाहिए तब नहीं मिला, यानी सीनियरिटी उसको पीछे कर दी है। तो उसमें पीछे तो आ गया लेकिन उसको बोलना चाहिए मेरा सीनियर बंदा तो यहाँ पर है तो मुझे उसके ऊपर दो, पैनल पैनल पे पोजीशन मेरे को ऊपर लाइए, पैनल सर्विस जो भी है। तो इस तरह की एरर आती है। तो यहाँ पे सरकार ने बोला है IRM का जो पैरा है, ईच सच केस शुड बी डील विद इट्स मेरिट। The staff who have lost promotion on accounts of administrative error should on promotion be assigned correct seniority। इसमें कहा गया है कि जो स्टाफ है जो प्रमोशन को जो है लॉस्ट कर चुके हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन द स्टाफ हु लॉस्ट प्रमोशन ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर शुड ऑन प्रमोशन पे असाइन कर, मतलब उनको प्रमोशन देना है एडमिनिस्ट्रेशन को और उसको करेक्ट सीनियरिटी देनी है विच देयर जूनियर ऑलरेडी प्रमोशन, मतलब जूनियर जो प्रमोट हो चुके हैं उनके साथ ही उनको भी प्रमोशन देना है जूनियर के साथ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ प्रमोशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का 2022 में प्रमोशन हो गया जुलाई में, सीनियर का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, अब आपको कंप्लेंट कर रहा है तो आप जब उसको प्रमोशन देंगे तो हमको भी उसको जुलाई में जो जूनियर को जो जुलाई की डेट दी थी, मान लीजिए 31 जुलाई को दी थी, तो जूनियर ने 31 जुलाई को दिया है तो इसको भी 31 जुलाई से ही प्रोफोर्मा प्रमोशन जिसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा प्रमोशन देना पड़ेगा जूनियर की डेट से। एक इश्यू इसमें आता है कई बार जो प्रैक्टिकल आता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंप्लेंट कर रहा है कि सर मेरा जो नाम है नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, तो आप जब उसको प्रमोशन देते हो जो गलती सुधारती है एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार अनफॉर्चुनेटली वो जूनियर मोस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर वो बेनिफिट थोड़ा उस डेट से नहीं मिलेगा और जिस दिन से ज्वाइन किया वहीं से मिलेगा, क्योंकि जूनियर है नहीं। तो जूनियर का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका एटलीस्ट एक जूनियर उस पैनल में है और आप उस जूनियर से ऊपर हैं, पैनल में जो लास्ट बंदा है उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको जूनियर की डेट से प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को किसी जूनियर ने ज्वाइन किया तो आपको 31 जुलाई से 2022 से परफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका कोई जूनियर ही नहीं है, आप कैसे भी कंप्लेन करते हो और आपका नाम अब पैनल में आ जाता है लेकिन पैनल में आप जूनियर मोस्ट होते हो, तो जूनियर मोस्ट में अभी आज की तारीख में मान लेता हूँ अभी आज 19 मार्च 2023 है, तो आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मिलेगा 19 मार्च 2023 से ही मिलेगा प्रमोशन, क्योंकि आपको जूनियर कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो सरकार ने जो बोला है जो नियम वो है कि जूनियर की डेट से देना है, लेकिन जूनियर ही नहीं है तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली आपको वो परफॉर्मा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिस दिन से आपको ज्वाइन किया अगर आप जूनियर मोस्ट है तो, अगर जूनियर ऑलरेडी है तो फिर आपको जूनियर की डेट से मिल जाएगा। और ये तो एक बात होगी। दूसरी बात होगी पे इन द हायर ग्रेड ऑन प्रमोशन में बी फिक्स परफॉर्मा एट द प्रॉपर टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्म प्रमोशन देना, परफॉर्म प्रमोशन में जैसा आपको मालूम होगा कभी एरियस की बात नहीं होती, यही बात उन्होंने बताया था। एनहांस पे में बी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। परफॉर्म प्रमोशन का जो रूल है कि एनहांस पे तो हम जिस दिन से प्रमोशन दे रहे हैं उसको नॉशनल दे रहे हैं हम वहां से मिल जाएगा। नो एरियस ऑन दिस अकाउंट शेल बी पेएबल एज ही डिड नॉट एक्चुअली शोल्डर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर पोस्ट। जैसे मैंने बताया कि जूनियर है तो जूनियर की डेट से हम परफॉर्मा तो दे देंगे, पे उसका बढ़ जाएगा, लेकिन एरियस नहीं मिलेगा। एरियस जिस दिन से एक्चुअल ज्वाइन किया, मतलब अगर मैंने जैसे बताया जुलाई से अगर उसको मिला था तो आज अगर ज्वाइन कर रहा है तो आज से उसको एक्चुअल पेमेंट मिलेगा और परफॉर्मा हम हायर पे उसको दे देंगे। तो ये हमारा IRM का 228 पेरा है जिसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये 228 का 1 का रोमन 2 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये, तो इसमें इन्होंने एरियस की बात जो बी में बताया था एनहांस पे में भी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ द जूनियर एरियस में भी अलाउड थी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए ही सही है इसमें, तो इसमें भी ए ही सही है। तो इस तरह की बात है इसमें। आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही है? हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट
with the Devanagari form of number is to be official language of Union, it was decided that for a period of 10 years from its commencement of the Constitution, English language would continue to be used for all purpose, official purpose. तो इसमें जो है, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है, जो न्यूमेरिकल नंबर है तो उसमें भी देवनागरी न्यूमरल्स कहा है। इसमें इंटरनेशनल फॉर्म बताया, देवनागरी फॉर्म नहीं होता, इंटरनेशनल फॉर्म है। इसका मैं जरा आंसर आपको लिख के बताता हूँ। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा पार्ट 17 है, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक तो बता देता हूँ, हमारा ये आर्टिकल 3431 में आता है। इसमें ये कहा गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शेल बी हिंदी इन देवनागरी लिपि। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसकी जो लिपि बताइए, जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, सॉरी, ऑफ द यूनियन शेल बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द इंडियन न्यूमेरिकल। तो ये इंटरनेशनल फॉर्म है, इसमें इन्होंने जो है देवनागरी फॉर्म बताया, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। और फिर लिखा इट वाज डिसाइडेड दैट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। ये सही है, तो इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाके बी करेक्ट करते हैं, ए गलत हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है कि अब पूछा जाएगा कि हिंदी में कौन सी लिपि लेते हैं, देवनागरी लिपि है, और न्यूमेरिकल फॉर्म कौन सा है, तो इंटरनेशनल फॉर्म होंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 10783। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेथ ग्रेजुटी पेबल टू द फैमिली ऑफ एन एक्सपायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज इफ द लेंथ ऑफ हिज क्वालिफाइंग सर्विस इज 5 to 11। तो इसमें जितने भी आपके आते हैं लेस देन 1 year का 2 मंथ सैलरी आता है, अप टू 5 years का 6 month सैलरी आता है, 5 to 11 का 12 month सैलरी आता है, और 12 to 20 का 20 सैलरी आता है, 21 के ऊपर के लिए हर 6 मंथ के लिए हाफ सैलरी आता है। ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, मुझे भी याद हो गया है, फिर भी मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूँ इसके अंदर। 783 ये हमारा लेटर है 2016 का, और जैसे क्वेश्चन था वो मैं बताता हूँ, ये आपको अच्छी तरह याद कर लीजिए। मैंने बिना देख के बता दिया है कि लेस देन 1 year किसी सर्विस से और एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है पेंशन रूल 1993 में, तो 2 times ऑफ मंथली मिनिमम मिलता है। 1 year एंड मोर, एक साल से ज्यादा सर्विस है लेकिन लेस देन 5 years से 6 टाइम मंथली एनरोलमेंट है, 5 से अबव, यही हमारा क्वेश्चन था। 5 years एंड मोर एंड लेस देन 11 इसमें 12 टाइम्स है, 11 से अबव एंड लेस देन 20 है तो 20 टाइम्स है, और 20 years के ऊपर हर 6 मंथ के लिए जो है 6 हाफ मंथली एनरोलमेंट दिया जाता है हर 6 मंथ क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड क्वालिफाइड सर्विस के लिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स ही मिलेगा। मतलब किसी की अगर 33 है तो 33 पगार ही मिलता है जिसमें बताया है, और 30 से ज्यादा है, 36 है तो भी 33 मिलेगा, तो मैक्सिमम 33 होगा। और इसके ऊपर भी एक कंडीशन डाली है कि 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। दो आपकी इसमें कंडीशन डाली हुई है, पहले तो ये फिक्स मैक्सिमम 33 कर दिया और फिर दूसरा 20 लाख कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट शेल बी पेएबल एज। रेल सेवकों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता की पूर्ति किस रेट से होती है? दिव्यांग चिल्ड्रन जो होते हैं उनका प्रतिभूति जो रेट है सीए, उसका लिखा हुआ नॉर्मल रेट, डबल रेट, ट्रिपल रेट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जब मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपकी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह मैं हॉस्टल सब्सिडी कर दूं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, reimbursement of hostel subsidy for दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट शेल बी पेएबल एज एट, यही आपके ऑप्शन है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज अपने मन में एक आंसर फिक्स कर लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा कि आप कितने सही जा रहे हैं, कि हॉस्टल सब्सिडी जो है उसका रिम्बर्समेंट दिव्यांग चिल्ड्रन को किस रेट पे दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो आपका जवाब क्या रहेगा? नॉर्मल रेट, डबल रेट, ट्रिपल रेट, नन ऑफ द अबव। सोच लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
मेरे ख्याल से कई लोगों ने नॉर्मल रेट बोला सोचा होगा, कईयों ने डबल रेट सोचा होगा, कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि दिव्यांग चिल्ड्रन को डबल ही मिलता है। तो इस पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्या रेट है। पहले मैं पॉलिसी की बात करता हूँ। ये हॉस्टल मास्टर सर्कुलर है, लेटेस्ट 22/8/2019 का। सब्जेक्ट है मास्टर सर्कुलर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन अभी बात की थी आपकी, ये हमारा क्वेश्चन था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए। तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। ये हमारा दिव्यांग का थोड़ा सा नीचे आएगा। ये आप देखिए, द रिइंबर्समेंट ऑफ CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ रेलवे सर्वेंट shall be payable at the double the normal rate of CEA prescribed above in class B, that is 4,500 per month फिक्स्ड। तो जो इसका आपका आंसर है, मैं जो बता रहा था आपको, इसका आंसर जो हमने बात करें, रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिव्यांग, क्या रेट है, डबल द रेट आ गया आपका। तो ये भी डबल द रेट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरा सवाल था कि यहाँ के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जगह अगर हम हॉस्टल सब्सिडी करें तो भी क्या सेम आंसर रहेगा, डबल रहेगा? तो मैं बता दूं आपको कैसे पॉलिसी हम पढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो यहाँ देखिए, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में दो चीज आती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल हॉस्टल सब्सिडी। दोनों डिफरेंट है सब्जेक्ट। हालांकि देखिए यहाँ पे भी देखिए, मास्टर सर्कुलर ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। तो ये चीज थोड़ा गौर करने की बात है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलग है, हॉस्टल सब्सिडी अलग है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो बातें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की तो उस पे लागू होगी, हॉस्टल सब्सिडी भी जो बात लगी हुई तो हॉस्टल सब्सिडी पे लागू होगी। तो यहाँ जो हमने पढ़ा था, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, जो डबल दिया है, द डबल रेट ऑफ द CA प्रिस्क्राइब अबव क्लास बी। क्लास बी हम ऊपर चलेंगे, क्लास बी हमारा ये वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट टू रिम्बर्समेंट ऑफ CA विल बी 2,250 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ क्लास बी में। और क्लास सी लिखा हुआ, ये सी जो है, द अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज 6,750। ये सी लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। तो बी, इस लेटर जो हमारा 3 का बी है, वो CEA की बात कर रहा है, और सी जो है हॉस्टल सब्सिडी की बात कर रहा है। और इन्होंने जो ये पैरा डी के अंदर सिर्फ बी की बात की, ये CEA की बात की है, हॉस्टल सब्सिडी की बात उन्होंने नहीं की है। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा जाता है, इन फ्यूचर अगर पूछा जा सकता है कि हॉस्टल सब्सिडी दिव्यांग लोगों को किस रेट में मिलता है, तो वो मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल व्यू है, वो सिंगल रेट पर ही मिलेगा दिव्यांग के लिए। हॉस्टल सब्सिडी इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि डबल रेट में मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था। कई लोगों को डाउट है, और एक और मैं बताता हूँ, हॉस्टल सब्सिडी एंड CEA कैन बी क्लेम कंकरेंटली। कई लोगों को ये डाउट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हॉस्टल सब्सिडी और CEA दोनों मिलेगा। तो यहाँ लिखेगा दोनों मिलता है। इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक इश्यू ये आता है कि कब मिलेगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक तो ये बताया हुआ है यहाँ पर कि आफ्टर द रिम्बर्समेंट ऑफ CA हॉस्टल सब्सिडी विल बी डन जस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये कई लोगों को दिमाग में डाउट आया कि मेरे पास भी लोग आते हैं कि सर ये फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में खत्म हो जाता है तो अप्रैल में मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो CA जो आपको क्लेम करना है, वो आपके जो बच्चा है उसका जो एजुकेशन सेशन कंप्लीट होता है। कई सेशन जो होते हैं, जैसे सेंट्रल स्कूल है, उनके सेशन जो होते हैं अप्रैल टू मार्च होते हैं, तो उनको मिल जाएगा, आपको अप्रैल में, अप्रैल की सैलरी में लग जाएगा। लेकिन जिनके सेशन जुलाई टू जून होते हैं, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जुलाई टू जून के लिए उनको जून कंप्लीट होने के बाद जुलाई में ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये, इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद मिलना है आपको। इसमें लिखा है कि आपको लगेगा। द रिइंबर्समेंट ऑफ CA विल बी डन। रिइंबर्समेंट आपको फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार देने की बात कर रहा है, कब लगने की बात नहीं कर रहा। कब लगने की बात जो है ऊपर बोल रहा है यहाँ पर, ये पैरा बी में ही शायद बोल रहा है कि in order to claim reimbursement of CA, the government servant should produce a certificate issued by the head of the institution for the period year for which claim has been preferred. The certificate should confirm that child studied in the school during the previous academic year.
प्रीवियस एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद ही आप सर्टिफिकेट दे पाओगे। इन केस द सर्टिफिकेट कैन नॉट बी obtain self-certified copy of report card or its self-attested fee receipt, including e-receipt, confirming indeed that the fees deposit for the entire academic session can be produced as a supporting document to claim. The period of year means academic year, that is 12 months of the complete academic session. तो ये पैरा बी, मेरे पास कई लोग आगे पूछते हैं कि सर नीचे तो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर की जो बात नीचे के पैरा में जो मैं बताया था वो आपकी क्लेम करने की बात है कि आप फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार क्लेम करेंगे, यानी अप्रैल टू मार्च में एक बार क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जब देने की बात आ रही है तो आप कब क्लेम करेंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर तो मेरे हिसाब से एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद, आपका जो एकेडमिक ईयर खत्म होगा, सेशन खत्म होगा, उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। ये दो चार इश्यू थे, ये इशू की इस लेटर की वापस जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चन में, तो मैं बाद में फिर और बात करूंगा। अभी फिलहाल इतना हो गया है, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई डील्स विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई धारा 205 की कौन सी धारा सूचना की पुष्टिकरण से स्पष्टीकरण से छूट से संबंधित? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। आरटीआई हर आदमी डील करता है कि हमारा जो सेक्शन 8 है, 8 हमको अलाउ करता है सर्टेन मामले में कि यहाँ पे आपको नहीं देना है। अब 8 क्या है मैं चाहूंगा उसमें थोड़ा सा हम देख लें। 782 ये हमारा 8 है। आरटीआई का मैं जरा बता दूं, ये हमारा आरटीआई हिंदी में मैं निकाला कि हमारे कई साथी हिंदू हैं। सूचना का अधिकार 2005, इसमें पैरा 8 हम जाएंगे इसमें। ये मेरे ख्याल से इसमें 8 में भी कई तरह की बातें पूछी जाती है, तो फिर भी इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। सूचना के प्रकट किए जाने छूट। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी किसी भी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध में पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता हो। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार की गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। किसी भी व्यक्ति की उसकी वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम अधिकारी का यह समाधान नहीं होता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। किसी विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो। ये इंडिविजुअल है, ये जनरली कई बार काम आता है। सूचना जिसकी अपराधिक के अन्वेषण, पकड़े जाना या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पूछी, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन के वाले मामले होते हैं, उनके मामले में मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों या अन्य अधिकारियों के विचार में उसके अभिलेख सम्मिलित हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें काफी सारी बातें हैं। पैरा 8 यहाँ खत्म हो रहा है आपके, तो ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैं, अगर आपको कोई बात लागू होती है तो आपके ऊपर सूचना का अधिकार नियम लागू नहीं होता और आप उसको पैरा 8 का हवाला देते हुए आप उसको मना कर सकते हो। तो ये हमारा सेक्शन 8 आ जाता है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आईडी है 10799। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या सही है? हिंदी कम्युनिकेशन बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट शुड बी accompanied by a हिंदी ट्रांसलेटर। कि जो हिंदी और नॉन हिंदी भाषी स्टेट हैं, एक हिंदी और एक गैर हिंदी राज्य के बीच हिंदी संचार अंग्रेजी अनुवाद के साथ होना चाहिए। मतलब जो हिंदी और अंग्रेजी नॉन हिंदी स्टेट आपस में जब बात करेंगे तो उसके साथ में एक ट्रांसलेटर होना जरूरी है इंग्लिश का, ये इसने कही। कि दूसरी के, इफ वन और मोर स्टेट विच दे कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द यूनियन टू हैव हिंदी एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग विद द इंग्लिश। में दो बातें कही हैं इसमें, तो ये भी हम पैरा हम देख लें। कंसर्न पैरा 799, ये हमारा पैरा है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और ये अमेंडमेंट किया 1967। इसका पैरा 2 डेफिनेशन के अंदर ही कई बात कही है कि प्रोवाइडेड फॉर द वेयर हिंदी इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट विच हैज एडॉप्टेड हिंदी एज
its official language and another state which has not adopted as Hindi as its official language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language. तो ये जो पहला हमारा ए पार्ट जो था मैंने पढ़ा था जो वो सही है, इसमें भी बात की गई है। अब पार्ट टू से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रहा, इन्होंने हालांकि पार्ट टू को रॉन्ग बताया है इसके अंदर। जो नायर का जो पेपर है उसने कहा से ए सही है, बी मना किया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने जो पढ़ा है अभी इसमें, provided also that nothing in subsection shall be construed as a preventive as a state which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purpose of communication with the union and with the state which has adopted Hindi as official language, or by agreement with any other state, and in such a case it shall not be obligatory to use English language for purpose of communication with the state। इसका जो मैं हिंदी या मैंने समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से आप भी देख लीजिए। मेरे को तो मैंने काफी दो चार बार पढ़ने की कोशिश की और मुझे तो ये सेकंड भी सही लग रहा है कि इस तरह का इसमें बस थोड़ा सा उल्ट नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। इसमें लिखा है कि वन और मोर स्टेट विश दे कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, इसमें उल्टा बोला है कि ऐसा कोई मना नहीं किया हुआ एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो इस तरह की बातें, लेकिन ओवरऑल मुझे ये नंबर टू भी ही सही लग रहा है। बाकी आप इसको निकाल के देख लीजिए, मैं तो उसको अपने अपलोड करूंगा जब वीडियो बंद हो जाएगा, तो ये दोनों अपलोड करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। आपको क्या मेरी बात से सहमत है बताइएगा। मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों सही लग रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आईडी है 10732। द सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट इट इज डिसाइडेड बाय द डेट ऑफ प्रमोशन और अपॉइंटमेंट ऑन द ग्रेड। तो किसी का ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट में होता है तो ये अपॉइंटमेंट प्रमोशन डेट से ही माना जाएगा। ये ए सही है, सिंपल। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट में आपको विद बेनिफिट सारे बेनिफिट मिलेंगे, तो एंट्री इन द ग्रेड की डेट से ही आपको मिलेगा। However, the seniority of railway servant transferred on request shall be fixed below the existing confirmed temporary officiating railway servant in the new unit, irrespective of the date of confirmation or length of the officiating or temporary service of the transferred employee। तो ये भी सही है, इसमें यही हमारा रूल है। मैंने हालांकि रूल डाउनलोड किया, देखना पड़ेगा 732 कहीं है क्या, मैंने नहीं लेके आया। तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल हमारा सीनियरिटी का हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें एक चीज मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। कोई भी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर ट्रांसफर होता है तो उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं, और अगर ऑन रिक्वेस्ट जाता है तो जिस ग्रेड में जा रहा है वहां बिल्कुल जूनियर मस्ट होके जाएगा, सारे उसको सीनियरिटी लॉस होगी। तो इसमें दोनों ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन आईडी है 10767। फॉर द पर्पस ऑफ हॉस्टल अलाउंस सिटीज एंड टाउन्स हैव बीन क्लासिफाइड एज। तो एचआरए के लिए जैसे आपको मालूम है एक्स वाई जेड सिटीज आते हैं इसमें। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन हो गया एक्स वाई जेड, हमारे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के अंदर A1 ए और बी आते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। और 1 2 तो किसमें भी नहीं आते, तो एक्स वाई जेड जो है वो एचआरए के पर्पस में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के अलाउंस में क्या आते हैं, तो वहां A1 ए और B1 आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अगला क्वेश्चन आईडी है 10745। व्हाट इज द टाइप ऑफ पेंशन अलाउंसेस ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु इज डिसमिस और रिमूव फ्रॉम द रेलवे सर्विस। सिंपल रूल है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो रिमूव डिसमिस होता है तो उसको क्या मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा, वैसे सिंपल है, कंपल्सरी अलाउंस मिलता है, मैंने कई बार बता दिया, फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा आपको नियम बताऊं मैं। 745 ये हमारा पेंशन मैनुअल है, और इसके अंदर हम सीधा 65 पैरा में चलेंगे हम। ये हमारा कंपल्सरी अलाउंस है। रेलवे सर्वेंट हु इज डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस शैल फॉरफिट हिज पेंशन ग्रेजुटी। ये अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले रिसेंट में, उसमें कहा गया प्रोवाइड दैट द अथॉरिटी competent to dismiss or remove him from the service may, if the case is deserving for special consideration, sanction a compulsory allowance not exceeding 2/3 of pension and gratuity or both, which would have been admissible to him if he had retired on compulsory। यानी कोई कर्मचारी होता है वो अगर रिमूव डिसमिस होता है तो वो अपना जो सर्विस पेंशन ग्रेजुटी उसकी जब्त हो जाती है, नहीं मिलेगी एज पर रूल। तो नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी कौन होगा, सक्षम अधिकारी वो होगा जो उसको रिमूव डिसमिस करता है, जिस चाहे वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो या अपील में हो या रिवीजन अगर अथॉरिटी जो भी करता है, तो वो जो अथॉरिटी इसको रिमूव डिसमिस करती है वही अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसको कंपल्सरी अलाउंस देना है नहीं देना है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि कंपल्सरी अलाउंस देने के लिए
क्योंकि ये पेंशन का एक फॉर्म है, मिनिमम 10 साल की सर्विस की जानी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि भाई कंपल्सरी अलाउंस के लिए मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कंपल्सरी अलाउंस के लिए भी मिनिमम 20 साल नहीं 10 साल होनी चाहिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 साल है, लेकिन कंपल्सरी अलाउंस भी तभी मिलेगा किसी कर्मचारी को जो, क्योंकि कई बार कंपल्सरी रिटायरमेंट इसलिए भी किया जाता है, रिमूव डिसमिस करते हैं, कर्मचारी एब्सेंट होता है। स्पेशली ग्रुप डी एम्प्लॉइज होते हैं, काफी लंबा एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट होते 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 फिर लास्ट में एक बार माइनर पेनल्टी दी, फिर देते देते लास्ट में जब बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि साहब हमारे को कंपल्सरी अलाउंस, तो उसमें अगर देना है किसी को रिमूव के केस में भी, एब्सेंट लॉन्ग एब्सेंट के केस में, तो मिनिमम उसकी 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी, तभी उसको अथॉरिटी चाहे तो दे सकता है। नहीं तो अगर 10 साल नहीं हुई तो अथॉरिटी चाहे तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि बोर्ड की एक पॉलिसी है कि कंपल्सरी अलाउंस के लिए मिनिमम 10 साल सर्विस होनी चाहिए। तो ये भी एक नियम साथ में इसमें लगेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंग्लिश एज इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश किसकी है? नागालैंड बताया हुआ है इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एन एम्प्लॉइज नॉर्मल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज नेशनल पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, 10% प्लस डी होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% प्लस डी होगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन पूछा ये। What is the amount of fixed medical allowance admissible monthly to railway pensioner and family pensioner? सिंपल है, फिक्स मेडिकल अलाउंस जो अभी करंट में 1000 रुपये था, पहले 500, फिर उससे पहले 300 रुपये हुआ करता था। तो ये रेट मालूम होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, हालांकि यहाँ किसी ने जो भी 1500 किया, कुछ कंफ्यूजन रहा, बाकी सिंपल क्वेश्चन है ये, 1000 रुपये है, चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है 10736, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस कैन बी विथहेल्ड एज ए पेनल्टी अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 फॉर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग द सर्विस। किसी भी कर्मचारी का अंडर डीआर पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास बंद नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन अच्छा बनाया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर में ए करेक्ट बताया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जिस अथॉरिटी ने क्वेश्चन बनाया है उसने अपना दिमाग तो लगाया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आंसर गलत हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है इसमें की बनाने में। ये मिस्टेक ऑफिसर की नहीं लग रही, मुझे तो कंप्यूटर की लग रही है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर फीडिंग में कहीं कुछ गलती हो रही है। तो इसमें बता दो, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पास जो है विदिल नहीं हो सकते हैं, तो ये पहला एक गलत हो जाएगा। और दूसरा है, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पासेस कैन बी डिसअलाउड एज पर द प्रोविजन इन द रेलवे सर्वेंट पास रूल फॉर अनऑथराइज रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक महीने के लिए, इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हर एक महीने के लिए उसका एक पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीट पार्टिसिपल जो है वो जब्त हो जाता है, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये भी जो है नंबर 2 सही है। तो इसमें जो आंसर होगा ये अब आ जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 10764, क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस। एक क्रीमी लेयर ओबीसी उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पद के लिए पात्र है। दूसरा है, कैंडिडेट which are not covered under existing benefit or reservation for SC, ST, OBC, non-NCL, non-creamy layer are eligible for EWS reservation। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं बातें, तो ऑब्वियसली दोनों सही हो ही नहीं सकते। यहाँ लिखा हुआ है दोनों सही है। तो मैं बता दूं आपको, EWS के अंदर वो लोग आते हैं जो SC, ST, OBC में नहीं आते हैं। तो ओबीसी का क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल की परिभाषा में बता दूं, इसमें लिखा हुआ पहला, एक क्रिमिनल है ओबीसी कैंडिडेट इज एलिजिबल। तो क्रिमिनल है ओबीसी किसको बोलते हैं? जिसकी जो ईयरली इनकम 8 लाख से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल, और जो 8 लाख से कम है उसको बोलते हैं नॉन क्रिमिनल। ईडब्ल्यूएस का भी वही है, सेम 8 लाख से कम जो आते हैं उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, जिसकी 8 लाख से कम है। तो ऑब्वियसली जो 8 लाख से ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे क्रिमिनल, तो वो ईडब्ल्यूएस में आ ही नहीं पाएगा। तो पहला इसमें गलत हो जाता है। और दूसरा जो बताया, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर अंडर द एग्जिस्टिंग बेनिफिट, बस बिल्कुल पॉलिसी यही है ईडब्ल्यूएस की कि जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में बेनिफिट में नहीं ले पाते, वो लोग अगर उनकी सैलरी 8 लाख से कम है उनकी फादर की, तो वो लोग ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो आपका नंबर 2 सही होता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर मुझे सिर्फ बी इज करेक्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है 10770, इफ ए फेल्ड एम्प्लॉय रीअपियर्स एंड पास्ड इन द सुटेबिलिटी टेस्ट आफ्टर 6 months, he should be given preference over his junior who has passed the suitability test before him, but is still waiting to be promoted for want of vacancies। ये जो लाइन है पूरी की पूरी आईआरएम से कॉपी की है। मैं जरा थोड़ा सा इसको खोल के दिखा देता हूँ। 1077, ये हमारा मास्टर सर्कुलर है
पेज नंबर, ये हमारा मास्टर सर्कुलर है 2019 में लागू हुआ है नॉन सिलेक्शन के ऊपर, प्रमोशन ऑफ नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ। इसमें हम पेज नंबर 6 में हम जाते हैं यहाँ पर। ये An employee filing in a suitability test should be considered only for a fresh suitability test after lapse of 1 year। और यहाँ हमारा 6 मंथ चल रहा है, अभी भी ये 6 मंथ चल रहा है। तो ये बता दूं, ये कॉपी जो उन्होंने की है, पेपर जिसने बनाया, उन्होंने आईआरएम से कॉपी किया है। और आईआरएम में अभी ये वर्ड है, आईआरएम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉलिसी चेंज हुई। ये तब की है तो हमारा जो असेसमेंट जो होता था वो पीरियड 6 मंथ होता था नॉन सिलेक्शन में, और टेट टेस्ट में 4 महीने होता था। अभी जो पॉलिसी रिवाइज हुई है जिसमें सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन और टेट टेस्ट में एंटीसिपेटरी वैकेंसी और नेक्स्ट सिलेक्शन कब करना है दोनों 1 साल कर दिया है। तो उसके लिए से रिवाइज जो पॉलिसी हमारी आई है मास्टर सर्कुलर, इसके हिसाब से बताया था एन एम्प्लॉय फाइलिंग इन ए सुटेबिलिटी टेस्ट शुड बी कंसिडर्ड ओनली फॉर अ फ्रेश सुटेबिलिटी टेस्ट आफ्टर ए लैप्स ऑफ 1 year एंड नॉट इन ए सप्लीमेंट्री सुटेबिलिटी टेस्ट or suitability heal in continuation of the earlier one which has to be done within 6 months. If a person fails in, ये हमारा मेन क्वेश्चन था, if a person fails in suitability test but is called up again for a suitability test after lapse of 1 year, यहाँ 1 year है यहाँ पे, जो 6 month नहीं है, and he passes the same, he should be given preference for promotion over his junior and who had passed the suitability earlier but is still waiting to be promoted for want of vacancy। ये पूरा पूरा छाप दिया है। तो ये थोड़ा चेंज हो गया, ये 1 year होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। तो ये लगभग सही है, दोनों ए और बी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे आपके। सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स। ये मैं ऑलरेडी जब हिंदी राजभाषा का मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है 26 जनवरी 1965 को हुआ था। उस दिन मैंने बताया भी था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आईडी 10737, प्री मेच्योर रिटायरमेंट इज नॉट ए पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डीआर रूल एंड इज ऑर्डर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसमें कहा गया है कि जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट है वो अंडर डीआर पेनल्टी में माने नहीं जाते, और ये प्रशासनिक आदेश के द्वारा जारी होते हैं। ये दूसरा है कंपल्सरी रिटायरमेंट इज अ मेजर पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डीआर रूल्स दैट इज लेस सीवियर देन द पेनल्टी ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल। तो दोनों के दोनों इसमें सही है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है हमारा, जो 1802, 1802, 1802 के तहत जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है हमारा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो वो पेनल्टी नहीं है, बता दूं आपको। वो एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट में किसी कर्मचारी को हमको अगर उसकी सर्टेन कंडीशन है, 55 साल, 50 साल, 30 साल सर्विस समथिंग समथिंग अगर है, तो उसको प्रशासन चाहे तो उसको नोटिस देके, 3 महीने का नोटिस देके, ये 3 महीने की सैलरी देके आप उसको नौकरी से आप निकाल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, और वो पेनल्टी नहीं है। और डीआर के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ये ऑब्वियसली 7 नंबर की पेनल्टी है, और ये जो है सीवियर उतना नहीं है जितना रिमूव डिसमिसल है, क्योंकि इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट में किसी जमाने में लीव एनकेजमेंट नहीं मिलता था अगर कट इन पेंशन आता था। आज के टाइम में कंपल्सरी रिटायरमेंट लगभग लगभग वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसा, अगर कट इन पेंशन नहीं है तो लगभग लगभग वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसा आता है। बस डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन का पैसा मिलता है वो आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है दोनों डिफरेंस में। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट में कम्युनिकेशन जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितना परसेंट कम्युनिकेशन देना है इसको। बाकी लगभग लगभग वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसा है, तो ये जो है दोनों सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट शेल बी एडमिसिबल इन केस ऑफ, इन जो नीचे बताए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, टेम्परेरी ट्रांसफर में, तो सीटीजी कब मिलेगा? तो ये तो कॉमन बात है, आपको जैसे मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर तो मिलता ही है। म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वन टाइप ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, ऑन रिक्वेस्ट है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कभी भी ट्रांसफर बेनिफिट कोई भी नहीं मिलता है। टेम्परेरी ट्रांसफर में मैंने शायद कोई पहले भी वीडियो में थोड़ा ब्रीफ किया था कि टेम्परेरी ट्रांसफर में आपका जो हेडक्वार्टर है वो पुराना ही होता है, और सारे बेनिफिट पुराने हेडक्वार्टर के हिसाब से मिलते हैं। आपको टीए मिलता है सिर्फ, जैसे आप बाहर डिप्लोयमेंट में जाते हैं, तो इसमें टेम्परेरी ट्रांसफर में भी जो है सीटीजे नहीं मिलता है, आपको टीए मिलता है। वो भी टीए आपको अप टू 180 डेज फुल मिलेगा, उसके बाद आपको जीरो मिलेगा। टेम्परेरी ट्रांसफर में आपको सीटीजे मिलेगा, सॉरी सीटीजे नहीं मिलेगा, जैसे ट्रांसफर टीए मिलेगा, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। आपको पूरा महीना आप वहां रहे आप, तो आपको कई लोगों को डाउट होता है कि सर टेम्परेरी ट्रांसफर में ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा क्या? तो आपको टीए फुल मिलेगा अप टू 180 डेज, और 180 डेज के बाद भी आप वहां रहे हुए 8-9 महीने, तो 8-9 महीने आपको बाद में टीए भी नहीं मिलेगा, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये जब बातें, चंद बातें मैं आपको बता दूं।
अगला क्वेश्चन है 10728 panels done by the selection board and approved by the competent authority shall be current for 2 years from the date of approval and or till there are exhausted whichever is क्लियर। सिंपल बात जो कही है, सिलेक्शन के रूल आपने पढ़े हुए हैं, तो कोई भी सिलेक्शन के अंदर पैनल जो अप्रूव होता है उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो उसमें वर्डिंग यही है कि तो वैलिडिटी ऑफ पैनल shall be current for 2 years from the date of approval or till it exhausted। कोई भी पैनल है उसकी वैलिडिटी या तो 2 साल होती है, या अगर पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर आप नया सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी वहां खत्म हो जाती है। तो इसमें जो आंसर है बोथ ए एंड बी करेक्ट है, ये सही है। अगला हम चलते हैं। इन केस बोथ वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ रिले सर्वेंट रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी और हॉस्टल सब्सिडी शेल बी एडमिसिबल टू वन ऑफ देम ओनली। बिल्कुल सही है। रिम्बर्समेंट एक ही को मिलेगा, दोनों को मिलेगा ही नहीं। सही है। इफ ए रिले सर्वेंट डाइज और cease to be in service due to retirement, resignation, dismissal, or removal from service during an academic year, the reimbursement of tuition fee or hostel subsidy shall be admissible till the end of academic year in which event take place। तो लगभग लगभग दोनों सही है इसके अंदर, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो शिकायत है इस वर्ड से, इफ द रेलवे सर्वेंट डाइज, और तो मेरे ख्याल से ये रेलवे सर्वेंट डाइज वर्ड नहीं आना चाहिए, इफ रेलवे सर्वेंट सीज टू बी सर्विस आना चाहिए। डाइज के अंदर कहानी बदल जाती है। बाकी डाइस के अलावा जितने भी रीजन बताए हुए हैं, सीज टू बी सर्विस इन रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल, इन सब मामले में एकेडमिक होता है। और डाइस के अंदर ये रूल नहीं है। मैं जरा सा रूल पढ़ के बता देता हूं आपको। ये हमने जब पढ़ा था तो इसमें ये जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अभी ये जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ है कि ये के एल एल के अंदर लिखा हुआ है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिमूवल सर्विस, सीए हॉस्टल सर्विस शैल बी एडमिसिबल टिल द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट सीज टू बी सर्विस ड्यू टू रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस इन द कोर्स ऑफ एकेडमिक ईयर। तो ये यहाँ से ये, लेकिन डेथ जोड़ा है, डेथ की कहानी यहाँ ऊपर आती है। के अंदर आती है इफ गवर्नमेंट सर्विस डाइज while in service, the CA hostel service shall be admissible in respect of his children, subject to the observation of other condition for its client, provided the wife or husband of the deceased is not employed in service of the central government, state government, autonomous body, PSU, semi-government organizations such as municipality, port trust authority, and any other organization, or fully funded by the central government, state governments. In such cases, the CA hostel service shall be payable to the children till such time the employee would have actually received the same, subject to condition that the other terms and conditions are fulfilled. The payment shall be made by the office in which the government servant was working prior to his death and will be regulated by the other terms and condition। यानी डेथ केस के अंदर मैं बता दूं कि कोई भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और अगर डेथ के बाद या तो उसकी वाइफ ऑलरेडी जॉब कर रही है तो ऑब्वियसली वो क्लेम करेगी, या उसकी वाइफ या बच्चे को किसी को नौकरी मिल जाती है तो वाइफ को नौकरी मिल जाती है तो वाइफ को नौकरी मिलने के बाद वो क्लेम करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, उसकी डेथ होने के बाद वाइफ जॉब नहीं कर रही है, तो ऐसे मामले में पैरा क्या बोलता है कि अगर कर्मचारी जिंदा होता, मान लीजिए लड़का 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो नॉर्मली रूल ये है कि लड़का 20 साल हो या 12th जब तक नहीं कर लेता है तब तक मिलेगा। तो वो अगर 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो जब तक वो 12th नहीं हो जाती उसकी, या 20 साल जो भी है, तब तक वो उसको जो है मिलेगा। ये इसका मतलब, के का मतलब ये आता है कि डेथ केस में जो है जब तक किसकी 12th पास नहीं हो जाता तब तक उसको मिलेगा, या जो 20 साल वाला मामला है एज की क्राइटेरिया रहता है। और नॉर्मल अदर जो मामले हैं रिटायरमेंट में, वो करंट एकेडमिक ईयर जो चल रहा है, वो तो दोनों में अंतर है और इन्होंने दोनों को एक ही के अंदर जोड़ दिया है। ये थोड़ी सी बात मुझे थोड़ी अलग लगी, तो यहाँ पे ये डेथ वर्ड नहीं आना चाहिए। आगे हम चलते हैं, वैसे बाकी सही है दोनों चीजें। As per Factory Act 1948, railway administration should provide and maintain canteen in railway establishment which employ more than person। ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इसका सही इंटरप्रिटेशन में हिंदी में पढ़ के देता हूँ। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार रेलवे प्रशासन को उन रेलवे प्रतिष्ठानों में कैंटीन प्रदान करनी चाहिए और उनका रखरखाव करना चाहिए जिनमें डैश से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 बोलता है कि रेलवे को उन सभी प्रतिष्ठानों में जहां 250 काम करते हैं वहां कैंटीन रखनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से गलत है। एक्चुअल में नियम ये होना चाहिए, रूल ये है कि रेलवे एडमिशन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट
1948 का ये प्रावधान है कि वो रेलवे प्रतिष्ठान, those unit of the railway admission which are governed by the Factory Act 1948। जैसे अभी मैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है ये फैक्ट्री एक्ट से गवर्न है। तो जो स्टैब्लिशमेंट विच आर गवर्न बाय अंडर द फैक्ट्री एक्ट 19, मतलब जिसमें फैक्ट्री 1948 लागू होता है, उनके अंदर अगर एम्प्लॉय 250 से ज्यादा है तो वहां पे कैंटीन जरूरी है। और सारे एस्टेब्लिशमेंट में रेलवे पूरा लंबा विशाल जो हमारा क्षेत्र रेलवे, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद की बात करूं, अहमदाबाद स्टेशन के ऊपर ही 1000, 1500, 2000 काम कर रहे हैं, तो वहां कैंटीन है। डीआरएम ऑफिस में काम कर रहे हैं, डीआरएम ऑफिस में कैंटीन है, लेकिन वो स्टेटूरी कैंटीन नहीं है, अंडर फैक्ट्री एक्ट नहीं है वो नॉन स्टेटरी होती है। एज ए वेलफेयर मेजर जो कैंटीन बनाते हैं हम एम्प्लॉय के लिए, वो होती है स्टेटरी कैंटीन, मतलब आपको बनाना ही है, ऑब्लिगेटरी। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत ऑब्लिगेटरी कैंटीन वही होती है जिसको हम स्टेटरी कैंटीन बोलते हैं, जहां जो फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होता है। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा, थोड़ा सा रह गया मिसिंग। इसमें ये आना चाहिए कि उन प्रतिष्ठानों जो फैक्ट्री एक्ट से गवर्न है वहां पर आपको कैंटीन प्रदान करना ही करना है आपको, अगर 250 से ज्यादा है तो। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफआरडे? बिल्कुल, जो जितने भी एनपीएस वाले होंगे उनको मालूम होगा, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला है, व्हाट इज द करंट सीलिंग लिमिट फॉर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर रेलवे एम्प्लॉइज? तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट सेलिंग भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। 787, ये हमारा एचबीए की पॉलिसी है। रेलवे बोर्ड का जो लेटर निकला था हमारा, ये 2017 में निकला हुआ है, और इसके अंदर बताया हुआ है द कॉस्ट ऑफ हाउस, पैरा 4 में कॉस्ट सेलिंग कंडीशन बताइए। द कॉस्ट ऑफ हाउस टू बी बिल्ड परचेज excluding the cost of plot should not exceed 139 times of the basic pay of the employee subject to a maximum 1 crore only। तो ये 1 crore इसमें सही हो जाएगा। ये 1 crore सही है। आगे हम चलते हैं। रेलवे सर्वेंट मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट डैश ईयर्स सर्विस टू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये इन्होंने जिसने भी आंसर लिखा बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस आना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए कितनी सर्विस करनी चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं, ये 752। ये जो क्वेश्चन उठाया है इन्होंने मैनुअल, हमारा चैप्टर है आईआरएम पार्ट 2, 22 नंबर का चैप्टर है स्टाफ वेलफेयर, और इसमें पैरा है 2204। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा आ रहा है, मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। इसमें 2204 बोलता है, एजुकेशन असिस्टेंट रेलवे सर्वेंट विथ नॉट लेस देन 3 years सर्विस शैल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट्स for the education of their children in accordance with the instruction contained Railway Board letter number 85 as modified by the Railway Board letter number 88 which are follows। तो इसमें कहा गया है एजुकेशन 2204 पैरा जो है कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, और साथ में एक और कंडीशन जो आगे एक सवाल में आएगा, मैं बाद में फिर रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन बताइए। चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग स्टेप चाइल्ड और एडोप्टेड चाइल्ड हु इज होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हैं सर, जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ, दोनों क्वेश्चन ये आईआरएम का जो चैप्टर 12 है स्टाफ वेलफेयर, इसमें से पूछा हुआ है। मुझे इसमें जो बात कहनी है वो कही है कि ये जो पॉलिसी है 2204, ये रेलवे बोर्ड का लेटर 88, 85 और 88 के बेस पे इन्होंने बनाया हुआ है, और हमारा जो नई पॉलिसी है ये मास्टर सर्कुलर है। इसमें ये कहा गया है, pursuant to the recommendation of 7th Central Pay Commission of Ministry of Personal Grievances and Pension, Department of the Pensional and Training, DOPT, wide letter number dated 16/17/7/18, issued consolidated instruction in supersession of our earlier instruction on the subject of the children education allowance and hostel subsidy to the government servant. These instructions have since been adopted mutandis for रेलवे सर्वेंट वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये है अपना 114/18। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे बोर्ड डीओपीटी ने जितना भी एजुकेशन अलाउंस पुराना 40 रुपए 50 रुपए हुआ करता था 1988-85 के जो बेस पे उनको मिल रहा था, उसको सुपरसीड करके 2017-18 में पॉलिसी रिवाइज की है।
डीओपीटी ने उसको रेलवे बोर्ड ने 18 में लागू किया। यानी कि उन्होंने इसमें कहा गया है कि इन सुपरसेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन, और ये जो पॉलिसी मास्टर सर्कुलर निकाला है ये उसी के ऊपर बेस है। तो यानी कि मेरा ये मतलब ये है, मैं कहना ये है, इंटरप्रिटेशन ये है कि अब जो पुरानी जो पॉलिसी थी वो नल एंड वाइड हो गई है। अब पॉलिसी जो रेलवे बच्चों को जो चल रहे हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी के जो बच्चों को हम दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम चल रहे हैं हॉस्टल सब्सिडी देते हैं, बेस्ड ऑन दी सर्कुलर इश्यूड बाय द रेलवे बोर्ड वाइड आरबी नंबर 114/18, और ये हमारा जो मास्टर सर्कुलर 17 निकला रिवाइज, इसके बेस पे कर रहे हैं। और ये सर्कुलर में कहीं भी रेलवे कर्मचारी की मिनिमम सर्विस की बात इसने नहीं की है। यानी मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें यह है कि अगर कोई भी कर्मचारी फ्रेश ज्वाइन करता है और उसका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इमीडिएटली विदाउट एनी डिले उसको चिल्ड्रन अलाउंस क्लेम करेगा। लेकिन हाँ, कोई बच्चा मान लीजिए, कोई रेलवे एम्प्लॉई, कोई कर्मचारी मान लीजिए दिसंबर में ज्वाइन कर रहा है, इसमें आएगा कि दिसंबर में ज्वाइन किया तब कैसे मिलेगा? तो ऑब्वियसली जो जितना पीरियड वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं रहा उतना पीरियड का तो मिलेगा ही नहीं। या तो इसमें कोई क्लियरिफिकेशन है नहीं, या तो वो अगले एकेडमिक सेशन से क्लेम करें या प्रोपोर्शनेट दिया जाए उसको। तो ये प्रोपोर्शनेट वाला चूंकि रेलवे बोर्ड ने कुछ क्लियर किया नहीं है तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे अगला सेशन स्टार्ट होगा वहां से उसको मिल सकता है। तो ये जो पॉलिसी, इसमें जो क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इन्होंने पुरानी पॉलिसी भी बनाया हुआ है। तो मेरा व्यू ये है कि इसमें आंसर जो आएगा नन ऑफ दिस आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस नीडेड फॉर बिकम एलिजिबल फॉर सर्विस ग्रेजुटी ऑब्लिक रिटायरमेंट ग्रेजुटी? तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी की जब मैं सेटलमेंट बताया भी था कि मिनिमम 5 साल की सर्विस जो है वो चाहिए। कई क्वेश्चन लोगों ने पूछा सर्विस ग्रेजुटी के लिए कितनी सर्विस है। सर्विस ग्रेजुटी का मैंने अपना पेंशन मैनुअल देखा, उसमें कहीं भी मिनिमम सर्विस नहीं बताया कि कितनी होनी चाहिए। ये रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए बताया हुआ कितनी सर्विस होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक, चूंकि ग्रेजुटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल ढूंढने की कोशिश की, तो उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो हमारी मिनिस्ट्री, उसकी एक पॉलिसी मिली, उसमें हालांकि सर्विस ग्रेजुटी में 5 साल लिखा हुआ है कि सर्विस ग्रेजुटी के लिए भी 5 साल चाहिए। रेलवे की हमारी पॉलिसी में मुझे जो पेंशन मैनुअल 1993 में तो कहीं मिला नहीं, किसी को मिले तो मुझे बताइएगा, लेकिन मेरी जानकारी सबसे तो पेंशन मैनुअल में तो कहीं भी मिनिमम 5 साल नहीं लिखा हुआ है। और किसी को मिल जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं अगले उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन डिफेंस का जो मुझे मिला उसके अंदर है, क्योंकि रूल सबके एक ही हैं, अलग अलग रूल नहीं है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि रिटायरमेंट और सर्विस ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी, उसके लिए 5 साल है। सर्विस ग्रेजुटी क्या होती है बता दूं मैं आपको। सर्विस ग्रेजुटी जो होती है, इन लियो पेंशन दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी होता है वो जो who is governed under pension rule 1993, if he has completed 10 years qualified service, then he is eligible for pension. But he somehow he could not completed 10 years qualifying service, then he is not eligible for pension, but will be eligible for service gratuity, and the rate of service gratuity will be the equal of the DCRG, नॉट रिटायरमेंट ग्रेजुटी। रिटायरमेंट ग्रेजुटी में हर 6 महीने के लिए 1/4 पगार मिलता है, जबकि डेथ में हर 6 महीने के लिए हाफ पगार मिलता है। यही चीज सर्विस ग्रेजुटी में होती है, हर 6 महीने सर्विस के लिए हाफ पगार मिलता है। मैंने डिटेल में बताया था कुछ वीडियो पहले। यानी आपकी अगर 5 साल की सर्विस है तो 5 पगार, 6 साल की है तो 6 पगार, 7 साल की है तो 7 पगार, 8 साल की है तो 8 पगार, 9 साल की है तो 9 पगार, और 10 साल की सर्विस है तो आपको फिर पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ रेलवे सर्वेंट हु इज been granted leave not due, resign for service, or retire voluntarily without returning to duty, the leave not due shall be cancelled, and his resignation or retirement shall take effect from the date on which that leave had commenced, and leave salary shall be recovered. ये दोनों सही है, बिल्कुल लीव नोट ड्यू का ही पैरा इन्होंने उठाया है। मैं जरा लीव नोट ड्यू का चैप्टर खोल देता हूँ, 725। ये लीव नोट ड्यू है हमारे चैप्टर 5 IRC, और इसमें जो 528 पैरा है उसका 1 और 2A लिखा हुआ है, वेयर सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू रिजाइन फ्रॉम सर्विस और एट हिज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द लीव नॉट ड्यू शैल बी कैंसिल्ड, his resignation or retirement taking effect from the date on which such leave has commenced, and the leave salary shall be recovered। तो ये यहाँ से उठाया हुआ पूरा का पूरा, तो इसके हिसाब से जो है ये पूरा सही हो जाएगा हमारा। तो ये इसमें आंसर ए और बी करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, a senior railway employee would become entitled to a rise in pay at par with his or junior promoted later under
कोई भी कर्मचारी है उसका एक नॉर्मल हमारा फंडामेंटल रूल है कि सीनियर कर्मचारी है तो उसका पगार ज्यादा होगा, जूनियर कर्मचारी है तो उसका कम होता है। लेकिन सर्टेन कई बार ऐसा भी होता है कि जूनियर का पगार ज्यादा होता है, तो उसे केस में हमारा जो स्टेपिंग अप का रूल लागू होता है। स्टेपिंग अप का एक रूल बता देता हूँ आपको, दो तीन जो कंडीशन, स्पेशल मेन कंडीशन है कि आपका जिस पोस्ट से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा लोअर और हायर दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो 2800 से 4200 में जा रहा है, तो आपका नीचे का जो लेवल है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी दोनों कर्मचारी 2800 में होने चाहिए, लेवल 5 में होने चाहिए, और जो प्रमोट हो रहे हैं वो दोनों 4200 में अगर जा रहे हैं, यानी 6 लेवल 6 में जा रहे हैं, तो दोनों का नीचे वाला भी सेम होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा पहले 2400 में था, एक 2800 में था, दोनों 4200 में जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। बोला ऐसे 2800 वाला सीनियर है और 2400 वाला जूनियर है, किसी भी वजह से अगर एक बंदा 2400 में है, एक 2800 में, दोनों 4200 में जा रहे हैं, और 2800 में जो बंदा था किसी वजह से 2400 का पगार ज्यादा हो जाता है 4200 में, तो उसको नहीं मिलेगा। रूल क्लियर है कि आपका लोअर भी आइडेंटिकल होना चाहिए और हायर भी आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी दोनों 2800 या जहां पे भी हैं दोनों लोअर में भी सेम ग्रेड होना चाहिए। और आपका हायर वाला जो पोर्शन है, अगर वो 42 में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं 46 में जा रहे हैं, तो हायर वाला दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी नीचे वाला भी सेम होना चाहिए, ऊपर वाला। जब दोनों चीजें सेम होती है तो वहां अगर सीनियर बंदा जो है अगर कम ले रहा है, तो ये तो एक कंडीशन हुई आपकी, ये एक फुलफिल होनी चाहिए। फिर साथ में दूसरी कंडीशन भी ये है कि कभी भी सिंस आपका अपॉइंटमेंट, दोनों की सर्विस चेक की जाती है, सिर्फ अपॉइंटमेंट से लेके टिल डेट क्लेम कर रहा है तब तक कभी भी जूनियर सीनियर कर्मचारी जो है जूनियर से किसी भी कारण से कम पगार नहीं ले रहा हो। तो कई बार डीआर की वजह से भी कम ले रहा होता है, कई बार ऑप्शन नहीं होता था, प्रमोशन की वजह से कम ले रहा होता था। अगर किसी वजह से भी सीनियर कर्मचारी अगर जूनियर से अगर कम ले रहा है तो फिर उसका स्टेपिंग का राइट खत्म हो जाता है। तीसरा एक और इशू होता है, कई बार लोग ऑप्शन नहीं मांगते हैं, प्रमोशन पे हमको ऑप्शन देना पड़ता है विद इन 1 मंथ, उसकी वजह से जूनियर ऑप्शन देता है और सीनियर ऑप्शन दे नहीं पाता, तो लोग क्लेम करते हैं। तो ऐसे मामले में भी स्टेपिंग अप नहीं मिलेगा। तो जस्ट मैंने कहा थोड़ा स्टेपिंग अप की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे स्टेपिंग अप का रूल है। अगला क्वेश्चन है 10735, अंडर विच rule of the railway servant discipline अपने rule penalties that can be imposed on any railway servant as specified। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कई बार 50 बार बोला हुआ है कि वो सिंपल क्वेश्चन है कि डीआर रूल में एनआईपी किस रूल के अंदर है। थोड़ा मैं आपको एनआईपी बता देता हूँ आपको। ये हमारा डूराल रूल 1968 है और एनआईपी हमारी इसमें आती है, ये हमारा है पेनल्टीज पार्ट 3, पेनल्टी एंड डिसिप्लिन अथॉरिटी, रूल 6 में आती है। ये हमारे इससे पहले 5 नंबर का जो था, ये सस्पेंशन 5 नंबर का है। सारे मेरे ख्याल से नंबर याद होना चाहिए जो एपीओ को बनना ही चाहते हैं। रूल नंबर 1 से लेके रूल 31 जितने भी हैं, इसमें मेरे ख्याल से 31 ही होगा, ये लास्ट 31 रूल है। सारे रूल के नंबर और कितने क्या रूल क्या बोलता है ये याद होने चाहिए आपको। तो रूल 6 की जो एनआईपी में बात कर रहा था आपको, और ये हमारे रूल 9 में डिटेल इंक्वायरी जो होती है हमारी, मेजर पेनल्टी चार्जशीट की जो इंक्वायरी होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोसीजर होता है वो रूल 9 में गवर्न होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो मेन था वो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पेनल्टी जितने भी है, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी, नंबर 1 से लेके नंबर टोटल 9 है, ये सारी की सारी रूल 6 के अंदर गवर्न है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रूल 6 हो जाएगा आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन है रूल 6, सिंपल क्वेश्चन है। अगला द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर्ड एज इफ ही it is of a strenuous nature involving continuous construction and hard manual labor with little or no period relaxation। ये इंटेंसिव में आता है, आपको मालूम ही है। इसेंशियल इंटरमीडिएट में बिल्कुल काम ही नहीं होता है, बिल्कुल बस उनको प्लेस ऑफ ड्यूटी पे रहना, हाजिर होना होता है। कंटिन्यूस में मिला जुला काम होता है। सबसे ज्यादा काम और कठिन परिश्रम एकाग्रता जो है इंटेंसिव में होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये, एचओआर का पूछा उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट, हाउस बिल्डिंग एडवांस शेल बी एडमिसिबल टू ओनली वन ऑफ देम if the house plot is jointly owned by the both husband and wife। HBA will be sanctioned only if both agree to mortgage the same to government है। इसमें कहा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे सर्वेंट है तो एचबीए किसी एक को ही मिलेगा। यहाँ इन्होंने दोनों आंसर बताए, लेकिन इसमें मेरा कुछ कहानी कहना अलग है। इसमें एचबीए की हम बात करते हैं, वैसे से अभी चालू किया था मैंने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन केस बोथ द स्पाउस
are central government employee and both are eligible for grant of housing allowance, the advance will be admissible to both of them jointly separately. जॉइंटली मिलेगा, सेपरेटली मिल सकता है। और यहाँ एक और नीचे इन्होंने बात जो कही है, मॉर्गेज वाली जो बात की, द मॉर्गेज एंड क्रिएशन ऑफ सेकंड चार्ज इन केस इफ एचबी इज अवेल्ड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली। तो मॉर्गेज करना है, दोनों को ही करना है, दोनों को श्योरिटी, दोनों को दूसरे जो जो जिसके यहाँ से डील हो रहा था दूसरे के यहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, इसमें सिंपल बात कही है। तो मोटा मोटा जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि इसमें द बोथ हस्बैंड वाइफ में से एक को ही मिलेगा, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। मेरे हिसाब से जो मुझे इंटरप्रेट समझ में आता है, उस पॉलिसी मैंने दिखाई है, उसके हिसाब से दोनों को मिल सकता है, जॉइंटली मिल सकता है, अलग भी मिल सकता है। और ये वाली बात भी है कि जॉइंटली मॉर्गेज करना पड़ेगा, दोनों लेते हैं तो ये इसमें भी जो है आंसर जो है पहला गलत हो जाएगा आपका। ए ओनली बी इज करेक्ट आएगा इसमें, ओनली बी मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर द ओल्ड पेंशन सिस्टम द कम्यूटेड पेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि कम्यूटेशन जब हम लेते हैं वो 15 साल बाद रिस्टोर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। Question ID 10753 for the purpose of education assistant a child means the child of railway employees, railway servant including a stepchild and adopted child who is wholly dependent on the। मैंने जब आपको मैनुअल बताया था, ये मैनुअल, ये देखिए ये मैनुअल है, इसमें जैसे पैरा 2204 और ये डेफिनेशन में कहेगी ये कि इन्होंने सवाल यहाँ डाला है। और मेरा ये मानना है कि दोनों के दोनों ये मैनुअल के सवाल पूछे थे, वो मैनुअल अब सुपरसीड हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, तो इस पे ज्यादा बात करने का मेरे ख्याल से मतलब है ही नहीं, पॉलिसी जब खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन आईडी 10763। कॉन्फिडेंशियल रेलवे स्टाफ, टीचर्स और रेलवे स्कूल मेट्रन असिस्टेंट चार्ज, ये सारे के सारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत है नहीं, काफी बातें मैं चेयर में बता चुका हूँ, तो ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी आएगी। क्वेश्चन आईडी 10773। Running staff traveling as passenger on duty before or after working train or when they are deputed to work a train at outside but have to return without working the train due to its cancellation shall be treated as on light duty and shall be paid half kilometer actually travel। कोई भी, मैंने आपको रनिंग अलाउंस का एक वीडियो बनाया, रनिंग अलाउंस के बारे में जानना चाहें तो डिटेल में देखते हैं कि रनिंग स्टाफ जब ट्रेवलिंग एज पैसेंजर का मतलब होता है कि वो गाड़ी वर्क नहीं कर रहा है, उसको गाड़ी पिकअप करने के लिए कहीं जाना है या कहीं ड्यूटी, उसकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए हैं बाहर बाहर स्टेशन पे और वहां से वो घर आ रहा है। तो दोनों मामले में जब जाना है और गाड़ी वर्क नहीं करनी है तो वो एज ए पैसेंजर जाता है ट्रेन में, तो इसको लाइट ड्यूटी कहा जाता है। और इस दौरान उसको जो किलोमीटर अर्न करता है वो 50% होता है। मान लीजिए कोई बंदा है वो 100 किलोमीटर गया है, 100 किलोमीटर दूर कोई स्टेशन है, वहां पर उसको गाड़ी वर्क करनी है, तो यहाँ से भेजा जा रहा है उसको 100 किलोमीटर दूर, या 100 किलोमीटर में उसकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए हैं और उसको वापस घर हेडक्वार्टर भेजना है कि ठीक है तुमने काफी काम कर लिया, अब जाओ घर जाओ, तो वो 100 किलोमीटर से वापस ट्रेन में एज ए स्लीपर कोच में या एसी कोच में आएगा, वो इंजन में नहीं आएगा। वो तो मैं क्लियर कर दूं आपको, कहीं गलतफहमी हो कि आप इंजन में बैठ के आ रहा है। ट्रेवलिंग एज पैसेंजर में जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेन में, जो भी हमारा एंटरटेनमेंट होता है ऑन ड्यूटी, तो अगर ड्राइवर है, गार्ड है, जनरली सेकंड एसी का एंटरटेल होता है, तो ये लोग सेकंड एसी में आराम से आएंगे बैठ के, तो उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग एज पैसेंजर और उसको लाइट ड्यूटी बोलते हैं। और इनको जो किलोमीटर मिलता है वो हाफ मिलता है, 50%, यानी 100 किलोमीटर है तो उनको 50 किलोमीटर मिलेगा उस दिन का। तो ये हमारा सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन है 10806। रीअप्रोप्रिएशन इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रीअप्रोप्रिएशन किस में अलाउ है, ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, कहाँ नहीं अलाउ है मैंने उसमें बताया था, जिसमें रिवेन्यू टू कपल इसमें अलाउ नहीं है और ये वोटेड टू चार्ज अलाउ नहीं है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें भी हम थोड़ा पॉलिसी में बात कर लें। 06 रीअप्रोप्रिएशन वाला, ये जो पॉलिसी मैंने लगाई हुई है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2015 की पॉलिसी है, अगर बाद में कोई नई निकली हो तो मुझे आइडिया नहीं है। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था, एक वीडियो जो बनाया था, रिस्ट्रिक्शन जो था वो रीअप्रोप्रिएशन आर नॉट अलाउड बिटवीन वन ग्रांट अनदर वोटेड एंड चार्ज अलॉटमेंट कैपिटल रेलवे फंड रेलवे सेफ्टी फंड, इस समय मना था किया होता। तो ये सारे जो है रिस्ट्रिक्शन में B1 B2 B3 B4 से रिस्ट्रिक्शन है। हमारा क्वेश्चन है किसमें अलाउ है, तो वो ये लिखा हुआ है कि प्रायर अप्रूवल रेलवे बोर्ड इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस, इंटर प्लान हेड अप्रूवेशन विद इन डिमांड नंबर 6। तो यही हमारा इसमें क्वेश्चन था।
कि इन वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन डिमांड। तो ये सही आंसर इसमें ये हो जाएगा जिसमें रिप्रोशन अलाउड है। वेयर इज द वंदे भारत ट्रेन सेट डेवलप, कहाँ डेवलप किया वंदे भारत? सिंपल क्वेश्चन है, आईसीयू में किया हुआ हमारा ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कंटेन? एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में क्या क्या शामिल होता है? 810, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है। ये चैप्टर है 17 एस्टिमेट, इसके अंदर पैरा 702, इसमें लिखा हुआ द एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट शुड कंटेन ए ब्रीफ रिपोर्ट एंड जस्टिफिकेशन फॉर द वर्क स्पेसिफिकेशन एंड शुड मेंशन वेदर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द करंट ईयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इसको हिंदी में लिखा हुआ है कि जो अनुमान है उसमें एक संक्षिप्त रिपोर्ट और कार्य और विशेषताओं के लिए उचित शामिल होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए कि चालू वर्ष में धन की आवश्यकता है और किस हद तक है। ये एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की बात की है 702 पैरा के अंदर। तो यही जो है हमारा, इसमें सारे सारे ऑल ऑफ दिस कहा गया है, सारे सारे डिटेल्स इसमें होने चाहिए। When do running staff become eligible for the grant of allowance in lieu kilometer? बस सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि रनिंग स्टाफ जो होते हैं एएलके के लिए कब एलिजिबल होते हैं? सिंपल, जब अदर देन रनिंग ड्यूटी करते हैं वो। नॉर्मली रनिंग स्टाफ जो होते हैं वो रनिंग ड्यूटी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी के अलावा अगर मान लिया अदर देन रनिंग मतलब कोई डीआर इंक्वायरी में है, कोई ट्रेनिंग में गया हुआ है, उदयपुर वगैरह जाते हैं, या फिर यूनियन मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, काफी सारी मिसलेनियस ड्यूटी है, 50 ड्यूटी आप अगर रनिंग अलाउंस के चैप्टर में जाएंगे तो बता देंगे। तो जो नॉन रनिंग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उनको एल के मिलता है। यहाँ पे भी शायद पहला नंबर का यही है कि व्हेन दे परफॉर्म नॉन रनिंग ड्यूटीज, व्हेन रनिंग स्टाफ परफॉर्म स्टैंडिंग ड्यूटीज में तो मैंने बताया था 15 किलोमीटर हर घंटे का इनको 15 किलोमीटर मिलता है। और व्हेन दे परफॉर्मिंग रोड, एलआरडी जो बोल रहा है, एलआरडी इसको बोलते हैं परफॉर्मिंग रोड लर्निंग। तो एलआरडी क्या होती है बता दूं कि कोई भी रनिंग स्टाफ को जब कुछ सेक्शन देते हैं, यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है उसको, या 200 किलोमीटर जाता है, तो पहले 3 ट्रिप जाने के और 3 ट्रिप आने के उसको ट्रेनिंग दी जाती है जाने आने के लिए, ताकि वो वहां पे कहाँ कहाँ सिग्नल लगे हैं, कहाँ कहाँ गेट है, वो पूरा उसका ज्योग्राफी उसको देख ले, समझ ले, क्योंकि गेट से पहले सिग्नल से पहले हॉर्न बजाना है, काफी सारी मिसलेनियस उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उनको रोड दिखाते हैं कि किस क्या आपका ट्रैक है, कैसे जाना, कितना आपकी ढलान चढ़ाई है, उतार है। ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए कई सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि किस तरह का आपका ट्रैक है, ढलान है, चढ़ाई है, क्योंकि स्पेशली गुड्स ट्रेन में मान लीजिए आपको चढ़ाई आ रही है और गुड्स भारी हैवी होती है, काफी वजन होती है, तो आपने एक स्पीड मेंटेन नहीं की तो गाड़ी अब चढ़ी नहीं पाएगी, बैक हो जाएगी। तो आपको इसलिए उस ट्रैक की आपको पूरी आपको जानकारी रहे कि कितनी ढलान है, कितना नीचा उतारा है, कब आपका गेट आ रहा है, कब सिग्नल आ रहा है, कब स्टेशन आ रहा है, स्टेशन से पहले कितना डिस्टेंस में कितनी स्पीड रखनी है। उसके लिए आपको 3 चांस जाने में और 3 चांस आने में, टोटल 6 चांस मिलता है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग रोड लर्निंग। तो उसके अंदर मेरी जानकारी में तो शायद फुल किलोमीटर मिलता है उसमें, और वो भी एक प्रकार से रनिंग ड्यूटी कहलाती है उनको। तो इसमें सिर्फ पहला जो है ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच अलाउंस इज पेड टू रेलवे सर्वेंट एज कंपनसेशन फॉर एक्चुअल टाइम वर्क इन एक्सेस ऑफ द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ और रूल? यानी इसका मोटा मोटा ये है, कोई भी कर्मचारी जो है जितना रोस्टर आवर्स फिक्स किए, अगर बियॉन्ड रोस्टर आवर्स काम करता है तो उसको क्या मिलता है? तो सिंपल है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। अगला क्वेश्चन है 10832, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग रिमबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन केस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन? तो सिंपल है, इसमें 20 इयर्स और टिल पासिंग क्लास 12th। ये हम मैं आपको रूल जरा दिखा देता हूं मैं, ठीक रहेगा आपको। 832, ये 832 है हमारी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन हैज 22 years, and in case of other children the age limit will be 20 years or till the time of passing 12th class, whichever is earlier। या तो 12 पास कर लेगा, या 20 साल का जो भी पहले होगा वहां उसको खत्म हो जाएगा उसका। तो यही डेथ केस में भी, जैसे कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो कर्मचारी का बच्चा जो है, अगर उसकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, तो जब तक वो 20 साल का या 12 पास नहीं करा, जो भी पहले होगा तब तक उसको मिलेगा, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे हुई है 12, 20 साल, 20 वर्ष या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक। हालांकि यहाँ पे इनकम्प्लीट है ये, 20 years और टिल पासिंग 12 years, विच एवर इज अर्लियर भी आना चाहिए इसमें, इनकम्प्लीट ऑप्शन। इससे इसका मतलब अलग होता है, अगर अर्लियर नहीं लिख रहे तो फिर तो आदमी
कोई भी कंडीशन लागू होगी, अलग 20, अगर मान लीजिए 12 पास कर लिया फिर भी 20 ईयर्स तक लेता रहेगा, इसका मतलब ये निकल जाता है। और अगर विच एवर अर्ली लिखते हैं तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो है इसमें इनकम्प्लीट है, विच एवर इज अर्लियर भी इसमें लिखा होना चाहिए, तब आपका सही आंसर आएगा। व्हाट आर फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट, ये मुझे इतना जानकारी है नहीं इस बारे में, तो मैं इसमें आगे चलता हूँ अभी। द न्यू पेंशन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडियन रेलवे विथ इफेक्ट फ्रॉम एनपीएस, जो लागू होता हमारा 1/1/2004 से लागू होता। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन आईआर करंटली, तो ये जो आईआर में भर्ती का कौन सा तरीका नहीं है? वाइवा वॉइस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एमई। तो अभी जो करंट में तो वाइवा वॉइस लगभग लगभग सब में हटा दिया है, तो हम इसको पहला सही लग रहा है, वाइवा वॉइस। व्हाट डज पीएनएम स्टैंड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी है कि परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी जिसको बिल्कुल नहीं आता तो ठीक है, पूरा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन जिसको आता है थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें हो सकता है। तो सही आंसर है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। वेयर इज द गति शक्ति विश्वविद्यालय लोकेटेड, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है हमारे बड़ोदरा में है। सिंपल क्वेश्चन। व्हाट डज एनेक्सर 1 ऑफ द एसओपी मॉडल एसओपी कंटेन, एनेक्सर 1 क्या है? तो हम पहले एनेक्सर 1 देख लेते हैं। 108 ये मॉडल एसओपी है हमारी, और इसके अंदर जो एनेक्सर 1 बताया है वो बताया रिगार्डिंग डेलीगेशन ऑफ पावर टू जीएम, और ये हमारा डेलीगेशन पावर जो बताया है इसके अंदर, ये भी यही बता रहा है हमारा, डेलीगेशन पावर टू जनरल मैनेजर रिवीजन ऑफ एनेक्सर 2 टू चैप्टर 5। तो इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर बताए हुए हैं क्या क्या है, और ये भी जो अगला दिखा रहा है इसमें भी पावर ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवे। तो जीएम के जो पावर है वो डेलीगेशन बताए हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं है नेगेटिव पावर क्या होता है, समझ नहीं आया मेरे को। इसने भी लिखा था, मेरे ख्याल से तो पावर ऑफ जनरल मैनेजर ही है ये। नेगेटिव पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर, नेगेटिव कहाँ से आ गया ये चीज, ये मुझे नहीं समझ में आया कि नेगेटिव क्या है इसमें। तो पावर ऑफ जनरल मैनेजर ही होना चाहिए। किसी को समझ में आया तो जरा मुझे बताइएगा, लेकिन मेरे को तो लगता है ये नेगेटिव तो शायद गलती से टाइप हो गया, या मेरी जानकारी में नहीं है। पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर है एनेक्सर 1 में। इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स का मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, मैं आगे निकलूंगा उसमें। अगला क्वेश्चन है 10828, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड अप टू डैश मंथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, लेप्रोसी, कैंसर। इसमें भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इंटरप्रिटेशन में काफी सारे क्वेश्चन में डिस्प्यूट आ रहा है। इसके अंदर भी ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट लग रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो नॉर्मल जो एम्प्लॉय है हमारे जैसे आपके जैसे लोग, वो तो मैक्सिमम 5 साल ले सकते हैं हम बीमारी के लिए, बिना बीमारी के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट के लिए है, और यहाँ ना टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट की बात नहीं की है। मैं पॉलिसी में बताऊंगा 10828। ये इसमें होगा मेरे ख्याल से लिख नोट। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, पैरा 530 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में एक बात कही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में भी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट स्पेशल सर्कमस्टेंस व्हेन नो अदर लीव, किसी के पास कोई छुट्टी नहीं है तो वो ईओ ले सकता है। When other leave is admissible but railway servant applies in writing for grant of EOL, यानी कि अगर छुट्टी नहीं है कोई भी तो आप ले सकते हो, इवन आपकी छुट्टी है तो भी आप ईओएल ले सकते हो। ये नॉर्मल एम्प्लॉय की हमारी बात होगी, हमारी तुम्हारी। यहाँ लिखा अनलेस द प्रेसिडेंट व्यू ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ऑफ द केसेस अदरवाइज डिटरमाइंस, कोई अलग प्रेसिडेंट अलग मामला रखते हैं इंटरप्रिटेशन तो अलग बात है। नॉर्मल केस में नो टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शेल बी ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऑन एनी वन ओकेजन इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। तो यहाँ ये जो बात की है पैरा 1 है, पैरा 1 नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात की, रेगुलर एम्प्लॉयज की। ये 2 जो है टेम्पररी रेलवे सर्वेंट की बात कर रहा है। 2 के अंदर ही ए बी सी सब लिखा हुआ है, सारे सारे पॉइंट। फिर सी के अंदर भी 3 लिखे हुए हैं, फिर डी आया, तो यहाँ 3 चालू हो रहा है। तो ये 2 जो पैरा है वो टेम्पररी रेलवे सर्वेंट है, जिसमें 3 मंथ्स बोला है विदाउट मेडिकल में देखते हैं टेम्पररी रेलवे सर्वेंट को। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया शायद। और ये बताया हुआ सी के अंदर ही 2 का 18 मंथ्स वेयर द रेलवे सर्वेंट हैज कंप्लीटेड 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। यदि कोई टेम्पररी रेलवे सर्वेंट है
अगर उसने 1 साल की सर्विस कर चुका है तो 18 महीने इसको मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, लेप्रोसी और कैंसर में। तो ये जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये क्वेश्चन टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट की बात इन्होंने कही है, जो यहाँ पर 2 से चालू हुआ, 2A, 2B, 2C, सी में भी 1 2 3 है, सी फिर डी, तो यहाँ खत्म हो रहा है, फिर 3 नया चालू हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट भी आगे जुड़ना चाहिए। टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट को जो मिलता है वो कितना मिलता है, उस हिसाब से यहाँ 18 आंसर सही है, 18 महीने इनमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 10827, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव दैट मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। स्टडी लीव का क्वेश्चंस में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टडी लीव के बारे में बात कर लूं। किसी कर्मचारी को मैक्सिमम स्टडी लीव एंटायर सर्विस में कितना मिलेगा? ऑप्शन 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं 12 महीने मिलेगा कि 24 मिलेगा, 36 मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आता है एट ए स्ट्रेच कितना मिलेगा, एक एट ए टाइम, तो 12 महीने है। एंटायर सर्विस की जब बात आ रही है तो 24 महीने यहाँ आंसर सही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं स्टडी लीव के बारे में बात करूंगा। 827 स्टडी लीव की जो मेन मेन पॉइंट्स है, ये हमारे अपेंडिक्स 5 में आता है, स्टडी लीव रूल्स। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आगे इन फ्यूचर, किसको मिलेगा स्टडी लीव में भी ग्रांटेड टू रेलिवेंट हु हैज सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन, जिसने प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है? कोई भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी का प्रोबेशन पीरियड दो तरह से होता है, जो मेरा इंटरप्रेशन है। एक तो इनिशियल अपॉइंटमेंट, जो रिक्रूटमेंट रेलवे में आ रहा है, कोई भी फ्रेश बंदा आ रहा है, उसका प्रोबेशन पीरियड मेरे हिसाब से 2 साल होता है। और प्रमोशन, जितना ही प्रमोशन हमारे होते हैं 1 बाय 1, प्रमोशन पे पहले किसी जमाने में 2 साल हुआ करता था, 2001 से 1 साल हो गया, 12 महीना। तो इनिशियल जो रिक्रूटमेंट जो की बात हो रही है, तो उसको 2 साल, और नॉर्मल प्रमोशन की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार रिक्रूट हो गया तो प्रोबेशनल पीरियड में नहीं मिलेगा। अगर प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया मैंने 2 साल के बाद मिल सकता है। और हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस, 5 साल की मिनिमम सर्विस बोला है। तो यहाँ मिनिमम 5 साल की सर्विस होगी, आप तैयार रखिए अगले कोई एग्जाम के लिए। अगला है हु इज नॉट ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपरनेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस विद इन 3 years, यानी 3 साल के अंदर रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे कर्मचारी को ही दिया जाएगा। अगर आने के बाद 3 साल में रिटायर हो रहा है, विद इन 3 years हो रहा है, तो उसको नहीं मिलेगी। साथ में लिखा हुआ है कि सेम ये लिखा हुआ है, और एक और बात लिखी है कि रेलवे सर्वेंट हैविंग ऑप्शन टू रिटायर विल नॉट बी परमिट टू रिटायर अनलेस ही सर्व द गवर्नमेंट फॉर 3 years आफ्टर रिटर्न फ्रॉम द स्टडी लीव। यानी इसमें 3 कंडीशन है, समझ लीजिएगा। 5 साल की सर्विस होनी चाहिए उसकी, और अगर आने के बाद स्टडी लीव लेने के बाद, स्टडी लीव अगर उसको 2 साल मिलती है तो 2 साल के बाद और 3 साल, यानी टोटल 5 साल उसके पास होनी चाहिए, समझने के लिए। सिमिलरली कोई कर्मचारी है, मान लीजिए उसकी भी 10 साल सर्विस बाकी है, 5 साल बाकी है, 5 साल तो मैं नहीं बोलूंगा, 10 ही बोलूंगा, ठीक है समझने के लिए। 10 साल सर्विस बाकी है, यानी 50 साल का है वो, और वो स्टडी लीव लेता है 2 साल की, यानी आया वो 52 का हो गया। अब आते ही उसको कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए 1 साल 1.5 साल बाद कि उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट रखना है। तो ये नियम के अनुसार जब तक वो 3 साल पूरा नहीं कर पाएगा, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं दे सकता, ये कहा। तो इस तरह में क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं कि आने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट कितने टाइम पे दे सकता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा 3 साल के बाद ही दे पाएगा वो, उससे पहले नहीं दे पाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था इसमें सप्लीमेंट्री में, वो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव। तो यहाँ लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट शैल बी ऑर्डिनरी 12 months एट एनी वन टाइम, एक बार में तो 12 महीने मिलेगी, और ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस 24 months इन एंड ऑल इंक्लूसिंग और सिमिलर काइंड्स ऑफ लीव फॉर स्टडी और ट्रेनिंग पीरियड ग्रांटेड द रूल्स। यानी कि एक एट ए टाइम में तो आपको 12 महीने मिलेगी। और एंटायर सर्विस की जब भी बात करी, कई लोग 36 महीने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 36 महीने जो होते हैं डॉक्टरों को मिलती है, वो कब मिलती है वो मैं आगे आ जाता हूँ। तो अभी अगली बार स्टडी लीव का जो क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहिए कि एट ए टाइम पूछा है तो आपको 12 महीने बताना है, एंटायर सर्विस बता अगर पूछा जाता है तो 24 महीने बताना है। अब आती 36 महीने की जो बातें जो कंफ्यूज होते हैं, वो हमारा है पैरा 5, ये हमारा पैरा 2 में शायद आता है। ये हमारा स्टडी लीव का चैप्टर देख लीजिए, पैरा 2 में ही आ रहा है, और ये पैरा 2 ये है। और 5 के अंदर आता है कि अकाउंटिंग ऑफ स्टडी लीव इन कॉम्बिनेशन विथ लीव ऑफ अदर काइंड। अगर स्टडी लीव लेना है और स्टडी लीव के साथ दूसरी छुट्टियां भी साथ में लेनी है आपको, तो इसमें लिखा हुआ है स्टडी लीव में बी कंबाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ लीव बट इन नो केस शैल बी ग्रांटेड और दिस लीव इन कॉम्बिनेशन विद अदर लीव अदर देन एक्स्ट्रा लीव इन्वॉल्व टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन 28 months जनरली। यानी जो नॉर्मल कर्मचारी हमारे जैसे लोग, उनके लिए तो 28 महीना है। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर स्टडी लीव इन कॉम्बिनेशन अदर लीव लेते हैं तो मैक्सिमम कितना है, तो वो 28 महीना है जनरली।
और 36 महीना मिलेगा उसको, 36 मंथ फॉर द कोर्स लीडिंग टू पीएचडी डिग्री एंड पीजी डिग्री इन मेडिसिन। यानी डॉक्टर लोग पीजी डिग्री करते हैं जनरली, ये कोई पीएचडी कर रहा है, तो वो स्पेशल केस में अगर पूछा जाता है आपको, स्पेशल केस में कि तब आपको 36 महीने बताना है कि इन कॉम्बिनेशन अदर लीव बताते हैं। सिंपल पूछा जाता है स्टडी लीव इन कॉम्बिनेशन अदर लीव कितना है, तो 28 महीना है। लेकिन आपको स्पेशली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो स्टडी लीव कितना करेगा इन कॉम्बिनेशन अदर लीव, तो वहां पे आपको आ जाएगा 36 महीने। तो ये आप समझ लीजिए कब 24 करना है, कब 12 करना है, कब 36 करना है, ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। तो स्टडी लीव के बारे में दो चार क्वेश्चंस जो पूछे जाने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब हम हमारे फिर इस पे आ जाते हैं पेपर के ऊपर। द रेलवे मेडिकल ऑफिसर वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी शेल सुपरनेट एट व्हाट एज, किस एज में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सुपरनेट होंगे, इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। इसके बारे में एक छोटी सी पॉलिसी है, मैं इनका पॉलिसी की हम बात करें तो समझ में ज्यादा अच्छा आता है। ये रेलवे ऑफिसर्स की पॉलिसी आरबी 144/18 में निकाला था, 2018 में। बता देता हूँ, इसके अनुसार बताया है कि द एज ऑफ सुपरनेशन ऑफ डॉक्टर बिलोंग्स टू आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज, एंड डॉक्टर डेंटल डॉक्टर अंडर द मिनिस्टर शेल बी 62 ईयर्स। यानी आप डॉक्टरों का जो सुपरनेशन होगा वो 60 ना होकर 62 हो जाएगा, अनलेस दे एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ पोस्टिंग ऑफ ए क्लिनिकल पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस एंड एज डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर टाइम टू टाइम इन केस दे डिजायर टू कंटिन्यू देयर सर्विस अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। यानी नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं वो उनका सुपरनेशन 62 ईयर्स है, लेकिन अगर वो क्लिनिकल पोस्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली 62 पोस्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना है इनको। अगर इनको क्लरिकल यानी वो वहां पे जो है ट्रीटमेंट वाला काम करना है, तो ऐसे टाइम अगर वो लिख के देते हैं, ऑप्शन देते हैं अगर वो, तो वो 65 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में सीनियर मोस्ट हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कंटिन्यू वो 62 के बाद नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए रूल है कि 62 जैसे होते हैं तो 62 होने से 6 महीने पहले एक ऑप्शन लिख के देना पड़ेगा इनको कि कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं देते तो ये माना जाएगा कि दे आर डीम्ड कि वह उनको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, उनको 60 ईयर्स होते ही उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो मिनिमम उनको 6 महीने पहले जो है ऑप्शन भर के देना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और अगर ऑप्शन नहीं देंगे तो माना जाएगा कि वो कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। और वो उनको क्लिनिकल पोस्ट जो उनके काम है उनको काम कर वर्किंग मतलब डॉक्टर का वाला काम करना पड़ेगा उनको, उस ऐसे केस में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उनको 62 में रिटायर माना जाएगा उनको। अगला क्वेश्चन है आईआरएमएस का फुल फॉर्म। एक तो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज अभी बताया था इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा भी अभी जो नया पर्सनल जो मर्ज कर रहे हैं सभी कैटेगरी का, उसके हिसाब से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये, जो अभी आईआरएमएस जो बात चल रही है लेटेस्ट। अगला है कि हु हेड द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ आईआर करंटली, तो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के आजकल जो हेड है वो डीजी एचआर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर इज द आरडब्ल्यूएफ लोकेटेड, ये बेंगलोर है, ये यलहंका बेंगलोर के अंदर है ये, तो उसका हेडक्वार्टर भी ये है, हम नेट पे देख सकते हैं इसको। द वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे हेल्थ यूनिट इज पार्ट ऑफ विच प्लान हेड। इसमें जरा सा एक मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको कि पर्सनल डिपार्टमेंट एज फार एज पर्सनल डिपार्टमेंट कंसर्न, पहले हमारे यहाँ पे मैंने खुद ने काम किया हुआ 51 52 दो प्लान हुआ करते थे। 51 हमारा स्टाफ क्वार्टर होता था और 52 होता था स्टाफ एमिनिटीज, दो होते थे स्टाफ क्वार्टर एंड स्टाफ एमिनिटीज 52। अब उसको एक कर दिया है 51, अब उसको स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ एमिनिटी को मर्ज करके जो नया किया है वो है 51 स्टाफ वेलफेयर, नाम चेंज किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इसमें पूछा हुआ अगले एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं स्टाफ वेलफेयर का प्लानेट नंबर क्या है, तो प्लानेट नंबर 51 हो जाएगा उसमें। The period of suspension on the death of a suspended employee during disciplinary proceeding shall be treated as, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये कि घुमा के पूछा। अभी तक ये पूछा जाता था कि कोई भी कर्मचारी है उसको मेजर डीआर चल रहा है या और वो मर गया है तो क्या होता है उसको, हम तो हम कहते हैं पीरियड ऑन ड्यूटी माना जाएगा उसको, मतलब सॉरी मर गया तो क्या होता है, तो उसको हम केस क्लोज कर देंगे उसको। और इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कोई भी कर्मचारी वो सस्पेंशन में है या मेजर डीआर उसका चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, तो सस्पेंशन में ही फिर हम डिसाइड करते हैं, मेजर डीआर में तो कोई इशू होता है। तो सस्पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम उसको चूंकि ऑन ड्यूटी मानते हैं क्योंकि उसका केस क्लोज हो जाएगा उसको, तो केस डीआर केस क्लोज होते ही हम उसको पीरियड को ऑन ड्यूटी मानते हैं, तो यहाँ पे ऑन ड्यूटी माना जाएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम चलेंगे।
राइट, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, पहला ही सही है इसमें। अगला है, ये भी अकाउंट से मैं आगे निकलता हूं इसमें। विच ऑफ दिस अलाउंस इज पेड टू रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर सब्सटेंस अलाउंस मिलता है, सिंपल क्वेश्चन है। ए, व्हाट विच ऑफ दिस अलाउंस इज पेड टू रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, तो सब्सटेंस अलाउंस भी है और डीएनएस अलाउंस भी है, स्पेशल अलाउंस एंड बोथ सब्सटेंस अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस। ये मेरे ख्याल से तो ये भी सही है, सब्सटेंस अलाउंस। इसमें भी लोचा लग रहा है मेरे को तो। सस्पेंशन के दौरान क्या पेमेंट किया जाता है, अगर ये पूछा जाता है तो सस्पेंस अलाउंस होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि इस निलंबित रेल कर्मचारी को इनमें से कौन सा बता दिया जाता है। विच ऑफ दिस अलाउंसेस इज पेड टू रेलवे स्टूडेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्वेश्चन बदल गया है, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा बोथ सब्सटेंस अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस मिलेगा, क्योंकि डीएनएस अलाउंस भी मिलता है सस्पेंशन के अंदर, जो अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन अलाउंस जितना है, मतलब 50% है तो 50% ही उसके ऊपर डीए भी मिलता है, तो यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में आंसर चेंज हो जाता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो ये आपका बहुत सस्पेंशन अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। सीएलडब्ल्यू चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स बराबर है ये, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी बराबर है, आईसीएफ जो है पेरम्बूर में ये है, और पीएलडब्ल्यू ये पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स है, पटियाला में ये, इन्होंने पटना लिखा हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अकाउंट्स का है, मैं इसमें आगे बात करता हूँ, निकलते हैं हम आगे। जेडआरटीआई का फुल फॉर्म सिंपल है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिंपल क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड मॉड्यूल फॉर एएसएम। एएसएम के लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सिंपल है, आरडीसीओ करता है, ये भी आरडीसीओ की जो स्टाफ होते हैं वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रांटेड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी आफ्टर ए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ इट्स नेसेसरी यूटिलिटी एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्ट। जैसे अकाउंट्स का है, लेकिन जो थोड़ा सी जानकारी है कि जो कंप्यूटर अथॉरिटी होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देगी, फाइनेंस करके कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं देती, ना जस्टिफिकेशन देती है, ना ब्रीफिंग रिपोर्ट देती है, तो ये लॉजिकली हम बात करें तो कंप्यूटर अथॉरिटी से हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन हो गया इसमें। तो मैं मेरे हिसाब से जो बातें मैंने कही मैं आपको अंत में एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किसी को गलत सही साबित करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन हम कर रहे हैं, मुझे कोई चीज गलत दिखी मैंने अपनी बात शेयर की है, और हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर पिछले जो पेपर्स में कुछ गलतियां थी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, उसको मैंने ठीक किया, तो थैंक यू उनके लिए जो लोगों ने बताया। इस पेपर में भी मेरी बताने में कुछ गलतियां मेरे से हो चुकी, अगर हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या गलती हुई है। తెలుగు వాళ్ళతో లాస్ట్ 2, 3 వీడియోస్ నేను మాట్లాడలేకపోతే దానికి సారీ. తెలుగు వాళ్ళు మీరు బాగా క్షేమంగా ఉన్నారనుకుంటున్నాను నేను. నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ప్లీజ్ कमेंट చేస్తూ ఉండండి. తెలుగు వాళ్ళు कमेंट చేస్తే నాకు బాగా నచ్చుతుంది. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? एपीओ मैंने रेगुलर का 2 पार्ट बनाया था, सप्लीमेंट्री के 2 पार्ट बनाए। थोड़ा डिस्कशन किया कि क्या मेरे व्यू है, मेरे क्या विचार है। मेरे वीडियोस काफी पसंद किए जा रहे हैं आप लोगों द्वारा, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आपकी जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है और आपका जो भावना है, और जो कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ही एक मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। तो प्लीज इस तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, जो सजेशन आप देते रहिए। कई लोगों ने मेरे को कई एक तो रिजर्वेशन के ऊपर कई लोगों ने बोला वीडियो बनाओ, और काफी सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाने को बोला है, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहेंगे तो जरूर बनाऊंगा, और आपका सपोर्ट मिलता रहा, प्यार मिलता रहा। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, ऑफिस टाइम आपको मालूम है, बिजी शेड्यूल रहता है एज ए ऑफिसर, तो थोड़ा सा जैसे टाइम मिलेगा स्पेशली संडे को तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में प्लीज कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उसमें। कैसा लगा वीडियो प्लीज बताइए। धन्यवाद।